लकी को जैसे ही पता चला कि विराज की शादी शहनाज से होने जा रही थी, तो वो भागा भागा विराज के बंगले पर आ गया। वो किसी भी हाल में इस शादी को होता हुआ नहीं देख सकता था, लेकिन यहाँ पर सौरभ के साथ उसके ढेर सारे पुलिस वाले खड़े थे। और जैसे ही लकी अंदर दाखिल होने को था कि इतने में पुलिस ने उसे पीछे से रोक लिया। इतने में पीछे से कुमारी की आवाज आई और उसने सबको चौंका दिया। वो लकी को हाल में मिले इनाम के बारे में बता रही थी। सौरभ ने लकी के हाथ से वो मेडल लिया और उसे देखने लगा। उसमें सच में उस देश की सील लगी हुई थी। अब कहने को तो सौरभ जयपुर पुलिस का एक बड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त लकी उससे भी बड़ा आदमी था। अगर एक छोटे से ऑफिसर की वजह से पूरे देश को कुछ झेलना पड़े, तो ये सौरभ झेल नहीं सकता था। अगर वो इस वक्त लकी को घुसने से रोक देता, तो कुमारी ने जो कहा था वो सच भी हो सकता था, और फिर उसके लिए ऊंचे लोगों के सामने जवाब देना भारी हो सकता था। ऐसा भी नहीं था कि सौरभ को इस मेडल के बारे में खबर नहीं थी। उसने इसके बारे में सुना था कि राजा ने खुद लकी को मेडल पहनाया था, इसलिए उसने एक बार आखिर बार मेडल को देखा और फिर लकी का रास्ता रोककर खड़े हुए पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोला, इन साहब को अंदर जाने दो, हट जाओ रास्ते से, लेकिन सिर्फ इन्हें ही अंदर जाने देना, बाकी लोगों को रोको, रोको सबको। लकी के पीछे जो लोग अंदर घुसने की फिराक में थे, सौरभ ने सब पुलिस वालों को उन्हें रोकने के लिए भेज दिया। बाकी सब पुलिस वालों ने एक बार के लिए सौरभ को देखा और फिर सीधा उन लोगों को रोकने के लिए चले गए। थैंक यू यार। लकी ने भी कुमारी की ओर देखा और कहा। वो विराज के बंगले के अंदर जाने को तैयार हो गया था। अगर किसी ने भी ना विराज के बंगले में दो पैरों पर घुसने की कोशिश की ना, तो वो चार कंधों पे यहाँ से बाहर जाएगा। इतने में एक पतले से आदमी ने दरवाजे के बाहर आते हुए कहा। उसने ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये और कोई नहीं बल्कि ख्वाजा था, जिसने सबसे पहले एक ही बार में विराज के बुलाए हुए 10 फौजियों को एक साथ ढेर कर दिया था। वो सीधा लकी के सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद में उसने लकी से कहा, तुम विराज के घर में घुसना चाहते हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम विराज के घर में घुस जाओगे? अच्छी बात है, लेकिन शायद ना तुम्हें यहाँ आने के कायदे के बारे में पता नहीं है। चलो अब चुपचाप सबसे पहले तो अपने घुटनों पर आ जाओ, उसके बाद मेरे पैरों में 10 बार गिरकर माफी मांगो। उसके बाद तुम्हारे गालों पे मैं 100 बार थप्पड़ लगाऊंगा और फिर जाकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अबे ओए, कौन है तू? तेरी लक्ष्मण जी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? साले जिंदा रहना या नहीं रहना है? तेरा नाम क्या है बे? जो भी है ना, मिट्टी में मिलाकर रख दूंगी। अभी के अभी इनसे माफी मांग, वरना बच नहीं पाएगा तू। जैसे ही उस आदमी ने लकी से इस तरह की बात की, तो इतने में पीछे से चारों लड़कियों की आवाज आने लगी। वो भीड़ में ही खड़ी थी और तुरंत ही भीड़ को चीरते हुए वो आगे आ गईं। चारों और कोई नहीं बल्कि रीना, शीना और मीना टीना थीं। वो चारों एक ही बार में ख्वाजा के सामने खड़ी हो गईं। लकी उनके पीछे था और इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाता, उन चारों लड़कियों ने ख्वाजा के साथ में लड़ाई करना शुरू कर दी। वो चारों लड़े जा रहे थे। ख्वाजा ने भी कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र की लड़कियां भी इतना अच्छा लड़ सकती हैं। वो एक से भी पार नहीं पा रहा था और चार की चार उसके सिर पर आकर खड़ी हो गई थी। उसे उनसे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी और थोड़ी देर बाद में तो उसे ऐसा लगने लगा कि अगर उसने इन चारों को नहीं हराया, तो ये चारों ही उसकी जान ले लेंगी। रीना ने उसकी कमर पर एक जोरदार हाथ मारा तो वो अपनी पकड़ कर खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से तो उसने अपने आप को शीना के वार से बचाया, लेकिन इस बार वो अपने आप को रीना के वार से नहीं बचा पाया। माफी मांगो इनसे, रीना ने फिर से उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उन चारों ने बारी बारी से उसके पेट में वार करना शुरू कर दिया। ख्वाजा के पेट में इतनी बार चोटें लग चुकी थीं कि उसे उल्टी आ गई। उसके पेट में जो भी था वो सब खून के साथ में बाहर आ गया। इतने में वो खुद लकी के पैरों में जाकर गिर गया। इधर वो चारों लड़कियां भी लकी के पीछे पीछे आकर खड़ी हो गई थीं और वो कुमारी को देख रही थी। जैसे ही उन्हें याद आया कि कुमारी तो वो ही थी जो उस रानी के साथ में खड़ी थी, तो उन्हें उसके ऊपर भी गुस्सा आ गया। तू भी यहाँ है? रुक, तुझे तो हम अभी बताते हैं, उसने कहा और कुमारी की तरफ आगे बढ़ने लगी। एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना। कुमारी भी अपने बचाव में आकर खड़ी हो गई। लकी उन चारों को इतने गुस्से में देखकर खुद भी घबरा गया और उसने खुद कुमारी को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उन चारों लड़कियों को अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम्हारी गुरु माँ और रानी साहिबा के बीच में जो भी झगड़ा था, उसमें तुम्हें इसे घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। उस सब में इसकी कोई गलती नहीं थी। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वैसे भी यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम से आया हुआ हूँ और ऐसे में मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने इसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समझ लेना, तुमने मुझे वो नुकसान पहुंचाया है, मैं नाराज हो जाऊंगा। लकी ने कहा।
उसके पास सच में वक्त बहुत कम था और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं उन्हें समझा सकता था कि आखिर वो क्या करना चाह रहा था। लेकिन रीना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। कुमारी के लिए उसके मन में जो गुस्सा था वो अभी भी शांत नहीं हो पाया, क्योंकि अब लकी की तरफ से इस तरह का आदेश आ गया था। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी अपने आप को शांत कर लिया और उन चारों ने एक साथ अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे। जैसे ही वहां खड़े 30 पुलिस वालों ने और बाकी लोगों ने इस दृश्य को देखा तो वो सब हैरान रह गए। उन्होंने अपने आंखों के सामने जो देखा था उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने इस तरह की मार्शल आर्ट्स तो फिल्मों में भी नहीं देखी, जिस तरह की आज वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। इतनी छोटी लड़कियां और इतनी शानदार लड़का। इधर ख्वाजा भी उन्हें लकी के पैरों में गिरे हुए देखे जा रहा था। उससे भी इन लड़कियों पर विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही वो ये समझ पा रहा था कि वो इन लड़कियों से हार कैसे गया। बहुत बढ़िया, चलो अब तुम चारों मेरे साथ में बंगले के अंदर आ सकती हो, लकी ने कहा। तुम होते कौन हो जो इस तरह से विराज के घर में घुसे चले आ रहे हो? अचानक से फिर से बंगले के दरवाजे के अंदर से आवाज आई। इस वक्त वहां पर 7 और लोग आकर खड़े हो गए। वो सब दिखने में काफी अजीब नजर आ रहे थे। उनमें आदमी भी थे और औरतें भी। उनमें से ज्यादातर लोगों ने पुराने कपड़े पहने हुए थे। ये वो सभी बचे हुए मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्हें विराज ने भर्ती किया था। उनमें सबसे आगे अजय और अक्षय खड़े थे। जिस दिन से विराज ने उन सबका टेस्ट लिया था अगले ही दिन से उसने इन सबको अपने साथ रख लिया। लेकिन उन लोगों की तनख्वाह में काफी अंतर था। आज विराज की शादी होने वाली थी और उन सब लोगों को एक ही आदेश था कि ये शादी काफी शांति से पूरी हो जानी चाहिए। किसी भी तरह की अड़चन अगर इस शादी में आती है तो फिर विराज उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए वो सारे लोग 2-2 का गुट बनाकर बंगले के चारों ओर खड़े थे। जैसे ही पता चला कि उनका एक साथी ख्वाजा पूरी तरीके से पिटा गया था और उसे कुछ लोगों ने हरा दिया था तो वो तुरंत मोर्चे पर आ गए। जैसे ही बाहर खड़े हुए लोगों ने यह देखा कि ख्वाजा जैसे कपड़े पहने हुए और भी लोग वहां दरवाजे पर आकर खड़े हो गए तो उन्होंने उन लोगों के बारे में आपस में बातें करनी शुरू कर दी। वो सब लोग विराज के परिवार की गुणगान ही गा रहे थे। लकी उनके कपड़ों से और उनके चलने के तरीके से इस चीज को समझ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्टिस्ट ही थे। उसने अजय को तो पहले ही भी एक बार देखा हुआ था। उसने एक साथ बहुत सारे लड़कों को हराया था। उसने इतने में अपना मोबाइल निकाला और उसमें टाइम देखा। घड़ी में 11:45 हो गए थे। अगर वो और भी थोड़ी सी देर करता तो फिर शहनाज और विराज की शादी हो जाती। वो किसी भी हाल में उनके फेरे होने देना नहीं चाहता था। टाइम देखते हुए लकी की आंखें लाल हो गई थी और उसने उन्हीं लाल आंखों से उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखो तुम सब के सब मेरे रास्ते से हट जाओ अभी, वरना अंजाम बुरा होगा। लकी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। लकी जिस तरह से गुस्से में चिल्लाया था ऐसा लग रहा था कि आसमान में बिजली कड़क रही थी। जैसे ही उन चारों लड़कियों ने और कुमारी ने लकी को इस तरह से चिल्लाते हुए देखा तो वो भी चौंक गई। उनमें से किसी ने भी आज तक लकी का इस तरह का रूप नहीं देखा था। साले 2 कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे ऊपर तू चिल्ला सके? हाँ? इतने में अजय ने भी गुस्से में उसे जवाब देते हुए कहा और वो चारों लोग एक साथ लकी के ऊपर टूटने के लिए आगे बढ़ने लगे। पलक झपकते ही वहां पर 2 गुटों के बीच में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। वो चारों लड़कियां लकी को उन लोगों से बचाने के लिए आगे आ गईं और कुमारी खुद भी इस लड़ाई में पीछे नहीं थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा लड़ना नहीं आता था और इसलिए उसे थोड़ी सी चोटें आईं। इधर अजय और अक्षय लकी से निपटने के लिए एक साथ आगे आ गए। वहां खड़े हुए लोगों ने जब देखा कि ढेर सारे लोग इतने भयंकर तरीके से लड़ रहे थे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पल भर के लिए भी अपनी पलक झपक लें। वो बस उस लड़ाई को देखे जा रहे थे जो ना तो उन्हें फिल्मों में दिखाई पड़ता और ना ही टीवी में। लकी के ऊपर जैसे ही उन दोनों के मुक्के आने वाले थे तो लकी पीछे की तरफ घूम गया। वो दोनों मुक्के उसके पास से गुजरे, लेकिन लकी ने जिस तरह से अपने आप को बचाया उसे देखकर अजय और अक्षय तो हैरान हो गए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लकी इतना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट हो सकता था। उन दोनों को भी गुस्सा आ रहा था। जब से वो हिमाचल में थे और जब से हिमाचल से नीचे आए थे तो उन्हें हराने वाला योगीराज के अलावा और कोई भी था नहीं। ऐसे में लकी जो कि एक जवान लड़का था वो इन दोनों से ऊपर कैसे हो सकता था। अजय ने उसकी कमर में मुक्का मारा। लकी ने अपनी कमर को ऐसे मोड़ा जैसे वो कोई रबर का पाइप हो। अजय का मुक्का फिर से हवा को छूकर वापस आ गया। उसने लकी की कलाई को पकड़ा तो लकी ने झटके से उसका हाथ हटाया और फिर उसकी कलाई पकड़ ली और एक ही झटके में उसे मरोड़ दिया। देखते ही देखते उसकी कलाई टूट चुकी थी। आ! अजय जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में इतना तीखापन था कि आसपास के लोगों ने एक बार के लिए तो अपने कान ही बंद कर लिए। साले! अक्षय पीछे से चिल्लाया। वो उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। फिर उसने गुस्से में कहा, साले आज तू जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा बचकर नहीं जाएगा तू आज, उसने कहा और लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में उछलते हुए सीधा लकी की छाती पर अपनी उंगलियों से वार किया।
वो लकी की चमड़ी को नोच कर उसके सीने में से उसका दिल निकाल देना चाहता था। सौरभ लकी के रास्ते से हट चुका था और लकी सीधा विराज के बंगले के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसके सामने ख्वाजा आकर खड़ा हो गया। रीना और बाकी लड़कियों ने ख्वाजा को हराया तो इतने में बाकी और भी मार्शल आर्टिस्ट उसके रास्ते में आकर खड़े हो गए। उनमें से अजय और अक्षय ने लकी के ऊपर हमला भी कर दिया। लकी ने अजय की कलाई तोड़ दी थी और ये सब देखकर अक्षय को काफी गुस्सा आ गया। उसने लकी के सीने में से मांस निकालने के लिए उसके ऊपर जोरदार हमला किया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ लकी के सीने पर लगा तो लकी भी अपनी जगह से हल्का सा हिल गया। उसका हाथ लकी के सीने को छूते छूते रह गया। इसके बाद लकी ने उसके पेट में एक मुक्का मारा तो वो बहुत दूर जाकर गिरा। लकी के दिमाग में अभी इन्हें हराने की बात जरा भी नहीं चल रही थी। वो तो बस अपने मन में वक्त गिन रहा था। उसे आभास था कि अभी इस सब में उसके 5-6 मिनट लग चुके थे और अगले 10 मिनट में वो हो जाने वाला था जो वो होने देना नहीं चाहता था। लकी का ऐसे में किसी से भी बहस करने का मन नहीं था और वो सीधा बंगले के अंदर जाने लगा। रुक जाओ! जैसे ही लकी अंदर की ओर जाने को था तो फर्श पर गिरे हुए अजय ने उसकी तरफ देखा और उसके पैर पकड़ लिए। इसके बाद में अजय ने अक्षय की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, अक्षय, इससे पहले कि अंदर जा पाए मार दे इसे। हाँ, आप इसको पकड़ के रखो, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ, अक्षय ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर से लकी की दिशा में दौड़ पड़ा। उसने सीधा लकी के सीने पर अपना मुक्का दे मारा। लेकिन अचानक से उसे जो महसूस हुआ उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे लग रहा था कि वो अपने ही मुक्के से लकी का सिर फोड़ देने वाला था, लेकिन उल्टा उसकी ही उंगलियां टूट गई। अक्षय का मारे दर्द के बुरा हाल हो गया। वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा। वो भी अपने भाई की तरह ही जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। लकी के अंदर सच में बहुत ताकत थी और ऐसे में अजय और अक्षय जैसे लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जैसे ही अजय ने देखा कि लकी ने बिना वार किए ही अक्षय को नीचे गिरा दिया था तो उसने भी लकी के पैरों को छोड़ दिया। जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपनी आंखों से लकी की तरफ देखा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ तौर इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो पर नजर आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे लकी से लड़ना छोड़ देना चाहिए या फिर अपनी मौत हो जाने तक लकी से लड़ना चाहिए। लकी भी अब उन दोनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहा था। वो देख रहा था कि ये दोनों अपने आप में किसी विलन से कम नहीं लग रहे थे। इसलिए अगर उसने उन्हें सबक नहीं सिखाया तो हो सकता था कि वो लोग रीना और बाकी लड़कियों पर हमला कर सकते थे। इसलिए लकी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। अजय को इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ और 2 कदम पीछे चला ही था कि इतने में पीछे से किसी ने उसकी कॉलर पकड़ ली और वो बड़ा सा हाथ उसके सामने आ गया। अजय को उस हाथ ने अपनी तरफ खींच लिया और वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा। तुम क्या करना चाहते हो? जैसे ही अजय नीचे जमीन पर गिरा तो वो लकी के चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में उभरे लाल रंग को देखकर अजय के सीने में रखा उसका दिल मानो सीने से बाहर आने को हो गया। लकी ने नीचे उससे नजर मिलाते हुए उसकी ओर देखा और फिर हंसते हुए बोला, तुम दोनों को मेरी जान लेनी है ना? चलो मैं तुम्हारे ऊपर ना ये एहसान कर देता हूँ। पर देखो उधर, देखो तुम्हारे भाई का कैसे हाथ टूट गया है। ऐसे में अगर तुम्हारा हाथ ठीक रह जाएगा तो भाई को बुरा लगेगा ना? हाँ। अजय ये सुनते ही इतना ज्यादा डर गया कि वो लकी के पैरों में भी गिर जाने को राजी हो गया। वो उससे दया की भीख मांग रहा था और कह रहा था, भाई मुझे माफ कर दो मुझे भाई, प्लीज हमें छोटा भाई मानकर ही सही, लेकिन माफ कर दो, हमसे गलती हो गई भाई। हम आपको अब आगे से जिंदगी में कभी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे भाई। आप अंदर जा सकते हो आप अंदर। लकी ने उसे देखा और एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसने उसकी कॉलर से उसे पकड़ा और फिर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जैसे ही अजय का शरीर फिर से नीचे गिरा तो उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके बाद लकी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और फिर उसकी हथेली पर अपनी हथेली से वार कर दिया। उसके अंदर से कुछ चटकने की आवाज आई। लकी ने उसका पूरा हाथ ही मरोड़ दिया था और देखते ही देखते वो किसी जानवर की तरह फर्श पर इधर से उधर लौट रहा था। वो बस जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। बाकी सब लोग जो वहां खड़े थे और इन सब चीजों को देख रहे थे, जैसे ही उन्होंने अजय की इस तरह की हालत देखी तो उनकी रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ पड़ा। उनमें से किसी की भी सांस तक लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वहां पर जो लड़कियां खड़ी थी
वो तो लकी का ही रूप देखकर पहले ही वहां से भाग गई थी। जैसे ही लकी ने बाकी सब लोगों की तरफ देखा तो पाया बाकी चारों लड़कियां तो सब लोगों की अच्छे से धुनाई कर रही थी, लेकिन कुमारी उनके सामने थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही थी। अब लकी का टाइम जा रहा था, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, रीना, कुमारी की मदद करो, उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आनी चाहिए। अब भले ही रीना भी लड़ाई करने में लगी थी, लेकिन फिर भी उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ लक्ष्मण जी, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगी और कुमारी को भी कुछ नहीं होने देंगे। लकी उन लोगों का जितना एहसान मानता उतना कम था। वो सीधा बंगले में घुसने के लिए आगे बढ़ने लगा। ठीक इसी वक्त बंगले के बड़े से हॉल में विराज की शादी को अटेंड करने के लिए बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। वे सभी उस हॉल में ही बैठे हुए थे जहां पर मंडप लगा था। वहां पर एक पंडित भी था और विराज भी मंडप में आकर बैठ चुका था। विराज की मम्मी पापा उनके आसपास बैठे थे। वहां पर लगभग 500 से 600 मेहमान जमा थे। इधर शहनाज के पिता दर्शन जरीवाल ने शहनाज का हाथ थाम रखा था। उसके आसपास शिरीन और बाकी लोग भी चल रहे थे और वो लोग मंडप की ओर जा रहे थे। शहनाज ने एक लाल रंग का सुंदर सा जोड़ा पहना हुआ था। उसने अपने चेहरे पर बहुत ही हल्का सा मेकअप किया था। उसके पैरों में चप्पल थी और उसके नाखून भी चमक रहे थे। वो धीरे धीरे विराज की दिशा में आगे बढ़ रही थी। जो जिन लोगों के बीच में गुजरते हुए वो आगे बढ़ रही थी, उन्हें शहनाज को देखकर जलन हो रही थी। हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो विराज के साथ जा रही थी। विराज ने देखा कि शहनाज उसकी तरफ चली आ रही थी और वो भी अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दर्शन के साथ शहनाज का हाथ अपने हाथों में ले लिया। शहनाज की हथेली में जब विराज की हथेली को छुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विराज भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शहनाज ने अपनी चप्पल खोली और वो विराज के साथ पंडित के सामने देखते हुए मंडप पे बैठ गई। इधर पंडित ने देखा कि मुहूर्त का समय हो गया था, 12 बज चुके थे और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सभी जजमानों को यहाँ पर कुंवर विराज प्रताप और सौभाग्यवती शहनाज के विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ पधारे हैं, उन्हें मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि विवाह का मुहूर्त अब आ चुका है। हमें वर और वधू के फेरों की तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए। इसके बाद पंडित ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने कलश में से गंगा जल लिया और उसे चारों ओर छिड़कना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने दोनों के हाथों में गंगा जल और चावल रख दिए। सारी तैयारियां चले जा रही थी और हर रस्म के दौरान विराज और शहनाज की नजर एक दूसरे के ऊपर से हटने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। पंडित ने उन्हें 7 वादे और कस्में भी बता दिए थे और उसके बाद फेरों के लिए विराज और शहनाज के कपड़ों में आपस में गांठ भी लगा दिया। ठीक है, तो आप पहले वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए, पंडित ने विराज से ये बात कही। ये सुनते ही सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विराज ने छोटी सी चांदी की डिब्बी में से सिंदूर लिया और उसे भरने के लिए शहनाज की सिर की तरफ अपनी उंगलियों को बढ़ाने लगा। शहनाज ने भी अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुका दिया। सिंदूर से ज्यादा उसके गाल लाल हो गए थे। जैसे ही वो उसकी मांग भरने को था कि इतने में पीछे से आवाज आई, विराज, उसकी मांग भरने की हिम्मत भी मत कर लेना। इतने में दरवाजे के पीछे से किसी की बहुत जोरदार गुर्राहट की आवाज आई। सब लोग पलट कर ये देख पाते कि आवाज किसकी थी। उससे पहले ही लकी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और वो विराज के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही सब लोगों ने लकी को देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। कौन है ये और ऐसे कैसे बोल सकता है? इन दोनों की शादी होने वाली है और वो उसको सिंदूर नहीं लगाएगा तो क्या राखी बांधेगा? अरे बाहर निकालो इस पागल को। वहां पर जो भी आदमी खड़े थे वो सभी उन 20 परिवारों में से थे जो जयपुर के सबसे अमीर घराने से थे। अभी कुछ दिनों पहले ही सभी लकी की वजह से उन सब लोगों का 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। ऐसे में जब उन लोगों ने लकी को अपने सामने देखा तो वो बाकी मेहमानों से भी और ज्यादा उत्साहित हो गए थे। अच्छा, तो तुम भी यहाँ आ गए? वापस जाना चाहते हो तो चुपचाप निकल जाओ, वरना हम तुम्हें ना जाने नहीं देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विराज बना से इस तरह से बात करने की? मरना है क्या बना के तलवार से? हाँ, शहनाज उनकी बीवी होने वाली है, वो उन्हें मंगलसूत्र पहनाए, सिंदूर लगाएं, उससे तुम्हें क्या? सब लोगों ने लकी को दुत्कारना शुरू कर दिया। विराज का हाथ जो कि शहनाज की मांग भरने वाला था वो भी अचानक से बीच में रुक गया। वो लकी को इस हाल में देखकर खुद भी बहुत हैरान था। अजय और ख्वाजा जैसे लोगों को उसने दरवाजे पर खड़ा किया हुआ था, तो फिर लकी जैसा आदमी अंदर कैसे आ गया? अब्बास और श्रेया भी आज विराज की शादी देखने के लिए आए हुए थे। अब्बास लकी पर हंस रहा था और बोला, आज विराज भाई और शहनाज जी की शादी है। मुझे तो लगता है कि लकी, इस बात के लिए तुम्हें विराज को बधाई देना चाहिए। वैसे भी तुम यहाँ पर आए हो तो अब यहाँ के मेहमान हो गए। ऐसे में तुम्हें यहाँ कुर्सी पर बैठ कर ना आराम से इन दोनों की शादी देखनी चाहिए, मजे लेने चाहिए फिर उनके। अब्बास इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि वो शहनाज से कितना प्यार करता था। ऐसे में उसका ये कहना अपने आप में लकी के घाव पर नमक लगाने जैसा था। शांतनु भी अब्बास की बात का मतलब समझ गया और उसने
उससे कहा, लकी और शहनाज एक ही यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, ऐसे में लकी को भी बैठने के लिए सीट तो मिलनी ही चाहिए। वैसे लकी, क्या तुम विराज और शहनाज की शादी पर अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहोगे? इधर विराज भी अपनी झटके से थोड़ा सा उभर गया था। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया। फिर उसने ठंडी नजरों से लकी की ओर देखा और कहा, लकी, आज हम दोनों की शादी है, मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम ऐसे बीच में हमारी शादी में खलल बन रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज जो तुमने ये मेरे बीच में आकर किया है ना, इसका हिसाब तो मैं तुमसे बाद में चुकता करूंगा। अब चुपचाप बैठ जाओ, वरना मैं उठा कर ना तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक पा दूंगा। जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। जैसे ही विराज ने इतना कहा कि उसकी आंखों से चमक आने लगी। उसने योगीराज को भी अपने साथ रखा था। उसने योगीराज को लकी के बारे में पहले ही बताया हुआ था। ऐसे में लकी से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शहनाज मंडप में आ चुकी थी। विराज ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास बैठा भी लिया था। पंडितों के हिसाब से मुहूर्त भी हो चुका था और सब लोग उन दोनों के बस फेरे लेने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही विराज शहनाज की मांग में सिंदूर लगाने वाला था कि इतने में पीछे से लकी की आवाज आई। वो गुर्राते हुए विराज के सामने आकर खड़ा हो गया। विराज एक बार के लिए तो घबरा गया, लेकिन फिर उसे लगा जैसे कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास में योगीराज था और योगीराज आराम से लकी से निपट सकता था। लेकिन फिर भी विराज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी शादी में किसी तरह का तमाशा हो। वो पूरी तरीके से उसे बचाना चाहता था। हाँ, एक बार उसकी शादी अगर शहनाज से हो जाती तो फिर वो आसानी से लकी से निपट सकता था। खैर, ख्वाजा जो कुछ भी कह रहा था उसके ऊपर लकी का ध्यान नहीं जा रहा था। वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। उसकी आंख तो बस शहनाज के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसने अपनी राधिका को जब भी दुल्हन के रूप में देखा तो इसी तरीके से देखा था। वो चाहता था कि शहनाज को ये याद आए कि वो शहनाज नहीं बल्कि उसकी राधिका थी। वो विराज को वहां से हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाना चाहता था। लेकिन लकी जिस तरह से शहनाज को देख रहा था, शहनाज लकी को उस तरह से नहीं देख रही थी। वो उसे बहुत ही घिन भरी नजरों से देख रही थी। उसे लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा देखकर लकी को एक बार के लिए डर लगना शुरू हो गया। क्या सच में वो विराज से ही शादी करना चाहती थी? लकी अपने आप में यही सवाल कर रहा था। शहनाज, क्या तुम सच में विराज से शादी करना चाहती हो? लकी ने उससे पूछ लिया। उसका दिल बेचैन हुए जा रहा था। वो सूखे पत्ते की तरह हो गया जो किसी भी पल में डाल पर से टूट सकता था। लेकिन इससे पहले कि शहनाज उसके सवाल का जवाब देती, इधर से विराज ने बीच में आते हुए कहा, योगीराज जी, अभी की अभी इस घुसपैठिए को मेरी आंखों के सामने से दूर कीजिए। उठाकर बाहर फेंकिए इस आदमी को। इससे कैसे निपटना है ना, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल मुहूर्त बीता जा रहा है। जैसे ही विराज ने इतना पर कहा, उसके बाद में भीड़ को चीरते हुए योगीराज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जब लोगों ने विराज के मुंह से योगीराज के बारे में सुना तो उन्हें लगा था जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा होने वाला था। उन्हें लग रहा था कि वहां मौजूद हर मर्द से उसका आकार कम से कम 2 गुना होगा। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने योगीराज को देखा तो सब लोगों के हौसले पस्त हो गए। उन्हें उसे देखकर निराशा हो रही थी। वो एक दुबला पतला और बूढ़ा सा आदमी था। वो लकी का क्या बिगाड़ सकता था? अब हर किसी को ऐसा लगने लगा कि विराज ने अपने ही गले में मुसीबत मोल ले ली थी। विराज शायद किसी और को बुलाना चाहता था, लेकिन उसके सामने कोई और आकर खड़ा हो गया। योगीराज आया और लकी के सामने आकर खड़ा हो गया। छोटे भाई, देख नहीं रहा कि विराज भाई की शादी हो रही है? ऐसे दूसरे लोगों के फेरों में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि इन्हें इनका काम कर देना चाहिए, ठीक है? और जहां तक सवाल हम दोनों का है तो हम दोनों एक दूसरे को थोड़े खुले में देख लेते हैं। अब चाहो तो तुम मेरे हाथों भी मर सकते हो और चाहो तो लूले लंगड़े भी हो सकते हो। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे मैं पूरा कर दूंगा। क्या कहते हो, चले? योगीराज ने घमंड भरी नजरों से और आवाजों के साथ में लकी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उसने इतना भर कहा कि इतने में वो थोड़ा सा नीचे झुका और उसने देखा कि उसके नीचे का जो फर्श था उसमें दरारें आने शुरू हो गई। वहां लगा संगमरमर चटक गया। जो लोग अभी तक योगीराज को हल्के में ले रहे थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो भाई वो तो हैरान ही हो गए। एक आदमी सिर्फ अपने पैर की हरकत से फर्श को कैसे चटका सकता था? अगर वो इतने में से इतना कर सकता था तो फिर तो जब वो लकी के ऊपर हाथ उठाता तो वो क्या नहीं कर सकता था? सब लोगों की नजर में अब योगीराज के लिए इज्जत बढ़ गई। लकी भी उसकी हरकत को देखकर थोड़ा सा चौंक गया। वो समझ गया कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो कमजोर तो नहीं था, उसमें काफी ताकत थी। लकी ने तुरंत उसे देखा और कहा, वैसे मैं भी आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो 2-4 लोग और आपके जैसे मुझे दरवाजे के बाहर मिले थे। वो भी मुझे इसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं तो यहाँ अंदर आ गया और वो लोग उधर कुत्तों की तरह ना जमीन पर पड़े हुए रो रहे हैं। आप उनका रोना सुन सकते हैं और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी भी
वैसी ही ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, आपको भी रुला सकता हूँ। क्या है कि जब लड़की की विदाई होती है ना तो लड़की वाले रोते हैं, लेकिन यहाँ तो लड़के की विदाई होने वाली है, इसलिए लड़के वाले को तो रोना ही पड़ेगा ना। अरे वाह मेरे बातों के बादशाह, क्या बात है। चलो अब देख ही लेते हैं कि किसकी बातों में ना कितना दम है और किसकी लातों में कितना दम है। जैसे ही योगीराज ने अपनी बात खत्म की, उसके बाद में उसने फिर से अपना पैर जोर से जमीन पर मारा और सीधा लकी की तरफ किसी तोप के गोले की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। वो जिस तरह से उसकी तरफ जा रहा था, उसकी आवाज अपने आप में बहुत खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि बंद कमरे में बादल गरज रहे थे। औरतें तो ये देखकर डर ही गई थी और मर्दों ने भी डर के मारे अपने पास खड़ी हुई औरतों के हाथ थाम लिए। वो बहुत ही तेज गति से लकी की तरफ बढ़े जा रहे थे। योगीराज लकी की तरफ आया और उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर में लकी के लिए गुस्सा भरा हुआ था। बाकी लोगों को लग रहा था कि अगर ये वार लकी के चेहरे पर लग जाता ना तो वो ना सिर्फ लकी की नाक तोड़ देता, बल्कि लकी दरवाजे से भी ना ऐसा भिड़ता कि पूरा दरवाजा ही टूट जाता। लकी खुद भी उसे इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देखकर एक बार के लिए तो घबरा गया। उसका मुक्का लकी की कल्पना से भी बाहर था, लेकिन इससे पहले ही उसने अपना हाथ उठा लिया था और सीधा योगीराज का मुक्का पकड़कर उसकी कलाई को मोड़ दिया। काफी तेज था वो, लेकिन जिस हिसाब से लकी ने उसे पकड़ लिया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लकी उससे भी ज्यादा तेज था। एक बार के लिए तो खुद योगीराज भी चौंक गया। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो एक ही वार में लकी को बाहर कर देगा और विराज के सामने अपनी इज्जत को और ऊंचा कर लेगा, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। उसने फिर से बिना देर की अपना दूसरा हाथ उठाया और लकी के सीने में वार किया। वो लकी की छाती में से उसका खून बाहर निकाल देना चाहता था। हुआ भी यही। ये वार लकी नहीं झेल पाया। उसके मुंह से खून बाहर आया और वो धक्का खाकर नीचे जमीन पर गिर गया। लेकिन लकी ने हार नहीं मानी। उसने भी उसका मुक्का फिर से पकड़ा और उसकी कलाई को मोड़ दिया। उसे भी अपने साथ में नीचे गिरा दिया। उसकी जो ताकत थी, लकी उसे पार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बार फिर से योगीराज का मुक्का नीचे जमीन पर लगा तो धम आवाज हुई। फर्श में फिर से ना सिर्फ दरार आ गई बल्कि बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया। ये देखकर योगीराज ने गुस्से में अपने दांतों को खींच लिया। वो फिर से खड़ा हुआ और अपने हाथ उठाने की कोशिश करने लगा। लकी को भी सीने में घाव तो लग गया था, लेकिन फिर भी उसने योगीराज को काफी घाव उसके हाथ पर दे दिया था। उसके हाथ में से भी खून चूने लगा। वहां हॉल में बहुत सारी जगह थी और लकी और योगीराज उसके बीचों बीच खड़े होकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। क्या बात है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम मेरे वार को झेल तो सकते हो। योगीराज तुम्हें कमजोर समझने की गलती कर रहा था। योगीराज ने अपना हाथ साफ करते हुए कहा। सफेद फर्श पर उसके खून के लाल कतरे गिर गए। वो लकी की तरफ देख रहा था और बस हंसे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में लकी को कमजोर कौड़ी तो नहीं था। वैसे योगीराज भी भारत का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन फिर भी तुम भी ये मत सोच लेना कि मेरे वार से बच गए हो तो बच ही जाओगे। मैं अभी रुका नहीं हूँ, उसने कहा और फिर से लकी की तरफ देखने लगा। अब की बार उसकी आंखें और तेज हो गई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या चीज हूँ। इसके साथ ही वो फिर से लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो इतनी तेजी से भाग रहा था जैसे दो लोगों की जान एक ही शरीर में आ गई। वो एक ही पल में लकी के पास आ गया और उसने लकी के सीने में फिर से वार कर दिया। इस बार योगीराज को काफी खुशी हो रही थी कि वो लकी को आराम से हरा सकता था। उसने लगातार उसके सीने में 3 से 4 वार किए। लकी एक बार के लिए तो उसके हमलों से बच नहीं पाया और वो पिछड़ा हुआ सा महसूस कर रहा था। उसने देखा कि वो सांप की तरह लचीला था और इसलिए उससे बचना मुश्किल हो रहा था। लेकिन लकी इतनी आसानी से उससे हार नहीं मान सकता था। यहाँ सवाल राधिका का था और वो राधिका के मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं कर सकता था। उसने अपने अंदर की ताकत को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो ताकत थी कि उसके हाथ में नहीं आ रही थी। क्या हुआ, अब जान नहीं बची गया? कह दो तो तुम हार गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, योगीराज ने कहा। लेकिन लकी को ये मंजूर नहीं था। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी ताकत कम होती जा रही थी, लेकिन फिर भी लकी मौके की तलाश में था। वो देख रहा था कि वो योगीराज पर वार कैसे कर सकता था। जैसे ही योगीराज ने विराज की तरफ उसकी तारीफ पाने के लिए देखा कि इतने में लकी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसने अपना हाथ खोला और सीधा योगीराज के गले पर वार किया। इस वार की योगीराज को उम्मीद नहीं थी और वो एक बार के लिए तो घबरा गया। अगर वो जोर से लग जाता तो शायद योगीराज यही खत्म हो जाता, लेकिन इससे पहले कि वो लगता उसने अपने आप को नीचे झुका लिया। इधर लकी को ऐसा लग रहा था कि यही सही मौका था जब वो उसे उठाकर वो नीचे गिरा सकता था। योगीराज को भी यही लग रहा था कि लकी की जान अब खत्म होने वाली थी और उसने फिर से अपने टूटे हुए हाथ की मुट्ठी बांध ली। अगर ये मुक्का उसे लग जाता तो लकी का सपना टूट जाता। लेकिन लकी ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और जिजीविषा की सिखाई हुई टेक्निक को फिर से याद करने लगा। योगीराज को लगा कि लकी पागल हो गया था। मन ही मन उसे ऐसा लगने लगा कि वो जीत गया था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लकी के चेहरे पर पड़ा तो उसे लगा कि उल्टा उसके हाथ की उंगलियां टूट
गई। ये देखकर योगीराज अब हक्का पक्का हो गया था। उसे सांस लेते हुए भी नहीं बन रहा था और वो घबराया हुआ सा लकी को देखे जा रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गया। लकी ने अपनी आंखें खोली और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। इधर योगीराज के मन में उसके लिए ढेर सारे सवाल खड़े हो गए। इतने बड़े वार को वो इतनी आसानी से कैसे झेल गया? ऐसी क्या शक्ति उसके अंदर थी जो उसे झेल गया था? योगीराज को लग रहा था कि अभी जो कुछ हुआ ये नामुमकिन था। ऐसा तो नहीं हो सकता था। वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का था, ऐसे में वो उसका वार कैसे झेल सकता था? इतने में लकी ने फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। उसका हाथ अलग हो गया और देखते ही देखते योगीराज नीचे जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा कि इतने में लकी ने अपना पैर हवा में उठाया और वो उसके सीने पर जोर से एक लात मारने वाला था। लकी से निपटने के लिए विराज ने आवाज देकर योगीराज को बुला लिया था, लेकिन जैसे ही योगीराज लोगों के सामने आया तो वो सब उसे देखकर हताश हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आदमी लकी को हरा सकता था। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने लकी को खूब पीटा। लकी के सीने से तो खून बाहर आकर उसके मुंह में आ गया था, लेकिन लकी ने भी हार नहीं मानी और आखिर में उसे नीचे गिरा दिया। वो योगीराज के सीने की सारी हड्डियों को अपने पैर के एक वार से बिखेर देना चाहता था। योगीराज ने भी लकी के ऊपर कोई दया नहीं दिखाई और अब लकी भी उसके ऊपर कोई दया दिखाने के मूड में नहीं था। ठीक इसी वक्त उसने योगीराज के पेट में एक लात मार दी। जैसे ही उसे लात पड़ी तो वो हवा में उछल गया और कुर्सियों की तरफ जा गया। सारी कुर्सियां एक एक करके नीचे गिरने लगी, लेकिन वो अभी तक रुका नहीं। आखिर में वो दीवार से जा टकराया। बड़ी मुश्किल से दीवार उसे झेल पाई। जैसे ही उसने अपने आप को संभाला तो उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपना पेट पकड़ लिया और उसके दांत किचकिचा कर रह गए। उसका शरीर एक बार के लिए बिल्कुल कड़क हो गया। वो लकी को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और उसके शरीर के हर एक नस गुस्से में फड़फड़ा रहे थे। वो लकी को बहुत जोर से पीटना चाहता था। उसने चिल्लाते हुए कहा, लकी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। जैसे उसने इतना भर कहा और अपने आप को उठाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बाकी थी कि जितना वो सोच रहा था। जैसे ही वो अपने आप को खड़ा कर पाया कि फिर ना जाने क्या हुआ, वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसे इस तरह से बेहोश देखकर वहां खड़ा हर एक इंसान, सबकी आंखें बड़ी हो गई। अभी तो उन्होंने देखा कि उस आदमी ने फर्श को ही एक झटके में हिला दिया था, तोड़ दिया था और अब खुद ही बेहोश होकर फर्श पर गिर गया था। सब लोग अब चिंता भरी नजरों से लकी की ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि योगीराज लकी को मार देगा, लेकिन जो हुआ उसका ठीक उल्टा हुआ। लकी लेकिन इस सब में कुछ नहीं कर सकता था। योगीराज ने वही काटा जो उसने बोया था। सब लोग लकी के खौफ के मारे हॉल में इधर उधर छुपने लगे। वो सब लोग वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन लकी ने जैसे ही ताली बजाई उन्हें रोक लिया तो सब लोग जहां खड़े थे वहीं जम गए। लकी ने एक बार के लिए जब उन लोगों से नजर मिलाई तो सब लोगों के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उनकी आंखें मारे डर के कांपे जा रही थी। उनकी हथेलियों पर पसीने तक आ गए थे, जिस कारण हथेली गीली हो गई। इसके बाद लकी ने शहनाज की तरफ देखा और कदम दर कदम उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो किसी भी सूरत में शहनाज को विराज से शादी करने नहीं दे सकता था। विराज का भी दिल डर के मारे उसके मुंह में आ गया। उसकी पतलून गीली होने की कगार पर थी। जैसे जैसे लकी उसकी दिशा में बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे विराज अपनी आंखों के सामने ये देख पा रहा था कि उसने अभी जो हाल योगीराज का किया वही हाल विराज का करने वाला था। योगीराज तो चलो उसका नौकर था, इसलिए उसका जो हुआ सो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो पूरे जयपुर का सबसे बड़ा आदमी था। ऐसे में अगर उसका ऐसा हाल हो जाता तो शायद विराज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। जैसे जैसे लकी उसकी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे विराज के पैर उसे पीछे की तरफ लाए जा रहे थे। वो किसी भी हाल में लकी के हाथ तो आना नहीं चाहता था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, विराज बना मैं हूं ना, मैं इसको आपको हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। जो पंडित विराज के पास में खड़ा था उसने विराज को हिम्मत बांधते हुए कहा, लेकिन जब योगीराज जैसा आदमी उसके सामने नहीं टिक पाया तो इस पंडित की धोती खुलने में कितनी सी देर लगती। इस बात का विराज को तो अच्छे से अंदाजा था। उसके कहने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ जाता रहा, लेकिन उसकी आंखें थी कि लकी को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस लकी की तरफ देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ लकी नहीं बल्कि यमराज पड़ रहा था। विराज का दिमाग सुन्न हो गया था और उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसकी मौत उसकी तरफ चली आ रही थी। उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन लकी अब उससे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर रह गया। इधर विराज की सांसें अब ऊपर नीचे होने लगी। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसका हाल दमे के मरीज जैसा हो गया। इधर शहनाज जो कि विराज के पास में खड़ी थी वो विराज के सांसों के टूटने की आवाज सुन सकती थी। उसने विराज की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन विराज को इस वक्त शहनाज तक की आवाज नहीं आ रही थी।
उसका कांपता हुआ चेहरा बस लकी को देखे जा रहा था। मगर इस वक्त लकी उससे कह देता कि शहनाज का हाथ छोड़कर 1 मिनट में यहां से गायब हो जाओ, तो वो अपना घर छोड़कर जाने के लिए भी राजी हो जाता। जैसे ही लकी ने देखा कि शहनाज को विराज की चिंता हो रही थी तो उसे लगा कि वो सच में उसकी चिंता करती थी, लेकिन उसने पहले कभी तो ऐसा नहीं देखा था। अचानक से लकी के दिल में एक डर पैदा हो गया। क्या सच में शहनाज विराज से ही शादी करना चाहती थी? यह डर लकी के मन में घर कर गया था, लेकिन अगले ही पल उसका डर गुस्से में बदल गया और वो गुस्से से विराज की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें किसी तीर से भी तीखी हो गई। विराज के मुंह से अचानक चीख निकल पड़ी। वो चाहता तो था कि लकी के पैरों में गिरकर रोना शुरू कर दे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। उसके पैरों ने जमीन छोड़ना शुरू कर दिया था और उसे अपना पूरा शरीर हवा के साथ में बहता हुआ महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी तरह का नशा किया हुआ था और अब उसके होश ठिकाने पर नहीं थे। अचानक से उसे ना जाने क्या हुआ और उसकी दोनों टांगों के बीच में से गर्म सा पीले रंग का पदार्थ बाहर निकलने लगा। उसका सफेद पजामा हल्का गीला और पीला होने लगा। लेकिन ठीक इसी वक्त पीछे से पुलिस का सायरन बजने की आवाज आने लगी और अगले ही पल हॉल में ढेर सारी पुलिस वाले आकर जमा हो गए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, उन गार्ड्स ने वहां पर खड़े लोगों को देखते हुए कहा। इधर हॉल में 5 से 6 लोग अंदर की तरफ चले आ रहे थे। उन सब के हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। उन सब के निशाने इस वक्त सिर्फ एक ही आदमी पे थे, लकी पर। जैसे ही लकी ने योगीराज को पीट कर नीचे गिरा दिया तो विराज के पिताजी, जो कि एक कोने में जाकर छिप गए थे, उन्होंने पुलिस को इस बात की खबर दे दी। वो तुरंत पुलिस बल को अपने घर में आने के लिए आदेश दे चुके थे और ऐसे में जो पुलिस अभी विराज के घर के बाहर खड़ी थी वो अब अंदर आ गई। तुझे क्या लगा तू डराएगा और हम डर जाएंगे? तुझे क्या लगता है हम इतने कमजोर लोग हैं? अब पता चलेगा कि हम कौन है तुझे। इतने में विराज के पिता ने कहा, हाँ बहुत होशियार बन रहा था ना तू। भूल मत जयपुर हमारा है, ऐसे में तेरी औकात क्या है बे? वैसे अगर तू यहाँ मारा भी जाता है ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसी को इस बात की परवाह भी नहीं है कि तू जिंदा है या मर गया। हाँ, हम तो राजा जी को यही कहेंगे कि तेरा एक्सीडेंट हो गया था या फिर तू नदी में गिर गया। तेरा और हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब तक राजा जी के लोग वहां से यहाँ तेरी मौत की जांच करने के लिए आएंगे ना, तब तक तो तेरा शरीर जलकर खाक हो चुका होगा। ऐसे में उन्हें वो मानना पड़ेगा जो हम उन्हें बताएंगे, विराज के पिताजी ने कहा और उन पुलिस वालों की तरफ देखने लगे। इसने हमारी और हमारे आदमियों की जान लेने की कोशिश की है, मारो उस साले को। जैसे उन पुलिस वालों ने इसकी बात सुनी तो तुरंत उन्होंने अपनी बंदूक लकी के सिर पर तान दी। लेकिन इतने में एक गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई लड़की कहीं से निकल कर आई और उसने लकी के सामने देखते हुए बोला, नहीं। वो लकी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने लकी को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ फैला लिए। जैसे उसने विराज के पिता को देखा तो बोली, नहीं अंकल, इसे आप गोली मत मारिए, छोड़ दीजिए इसे। वो लड़की जो इस तरह से लकी के सामने आकर खड़ी थी वो शिरीन थी। शिरीन, पागल है क्या? पीछे हो जा। इतने में पीछे से शहनाज के चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन शिरीन लकी के सामने ही जमी हुई थी। उसे बंदूक से कोई डर नहीं लग रहा था। नहीं अंकल, आप लकी को छोड़ दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि लकी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो चुपचाप इस शादी को पूरा हो जाने देगा, शिरीन ने कहा। उसे अपने पिता और अपनी बहन की आवाज आ ही नहीं रही थी। आ भी रही थी तो वो उसे सुनना नहीं चाह रही थी। वो बस विराज के पिता के सामने घबराई हुई नजरों से देख रही थी और किसी भी कीमत पर लकी की जान बचा लेना चाहती थी। नहीं शिरीन, जल्द से जल्द पीछे हटो तुम। इसने जो किया है उसके बाद मैं इसे यहाँ से ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। हम राजपूत हैं, कोई हमारे घर में घुसकर इस तरह की हरकत करे तो हम उसे छोड़ दें? ये हो नहीं सकता, विराज के पिता ने ठंडे सुर में कहा। नहीं, आप इसे नहीं मार सकते, मैं आपको इसे नहीं मारने दूंगी। इसके बाद शिरीन अपनी जगह से पलटी और सीधा लकी को गले लगा लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अब शायद विराज के पिता उसके ऊपर गोली नहीं चलाते। शिरीन ने लकी को कसकर गले लगाया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर गोली चलती तो वो उसके पार हो जाती और ऐसे में वो भी लकी के साथ मर जाती। उसे लकी के साथ मर जाने में कोई चिंता नहीं थी, इसी में उसे जीवन का सार नजर आ रहा था। लेकिन अचानक से उसे झटका लगा और वो अलग हो गई। लकी ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया। शिरीन को इस बात से डर लग रहा था। लकी के बचाव में कोई नहीं था और विराज के पिता उसे उड़ाने का ऑर्डर देने ही वाले थे और फिर से लकी की बाहों में वो आना चाहती थी। लेकिन लकी ने भी उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, हट जाओ यहाँ से। फोन पर तुमने मुझसे कहा था कि आज तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बहन कहां से आकर बैठ गई? बोलो। लकी को शिरीन पर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर प्रफुल्ल ने उसे सच नहीं बताया होता तो शायद अब तक तो विराज और शहनाज की शादी हो गई होती और उसे पता तक नहीं चलता। लेकिन फिर भी लकी के गुस्से होने में शिरीन फिर से उसे बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लकी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शिरीन की भी जान चली जाए, इसलिए उसने फिर से उससे अलग कर दिया। मुझे माफ कर दो लकी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम आगे मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, तुम मुझे जैसे भी पनिश करना चाहो कर देना, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी लकी, प्लीज मेरी बात मान लो लकी। उसने कहा और फिर से लकी के सामने आकर खड़ी हो गई। हट जाओ मेरे सामने से, नफरत करता हूं मैं तुमसे, हट जाओ, लकी ने चिल्लाते हुए कहा। वो जानता था कि शिरीन उससे बहुत प्यार करती थी, वो उससे बहुत जुड़ी हुई थी, इसलिए लकी जानबूझकर अब की बार उसके पास आया और उसने शिरीन के बाल पकड़ लिए। उसके बाद उसने उसके गालों पर 4 तमाचे जड़ दिए।
अचानक से शिरीन का चेहरा लाल हो गया और साथ ही सूझ भी गया। लकी ने उसे धक्का दिया और सीधा उन बंदूक वालों के पैरों में जा गिरी थी वो। जैसे ही वो नीचे गिरी तो उसके गले में से वो पेंडेंट नीचे गिरा जो उसने अपने कपड़ों के अंदर छिपा रखा था। लेकिन जैसे ही लकी ने वो पेंडेंट देखा तो वो खुश हो गया था। लकी को बचाने के लिए शिरीन उसके सामने खड़ी हो गई थी। वो किसी भी हाल में लकी को गोली नहीं लगने देना चाहती थी, लेकिन लकी उससे इस बात की वजह से नफरत करने लगा था कि उसने उससे झूठ बोला था। लकी को ये जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने शिरीन के गाल पर तमाचे लगाने शुरू कर दिए। शिरीन उन गोली मारने वाले लोगों के पैरों में गिर गई और उसके गिरते ही उसके साथ में वो पेंडेंट भी नीचे आ गिरा था जो शहनाज ने उसे पहनने के लिए दिया था। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो वो खुश हो गया। लकी को अच्छी तरीके से याद था कि ये वही पेंडेंट था जो राधिका की माँ यशोदा ने ठीक पहले उसे दिया था। असल में यशोदा उसकी माँ थी ही नहीं, ये उसकी असली माँ की आखिरी निशानी थी। लकी ने देखा कि शहनाज ने उसके नीचे गिरते ही उसे जमीन पर से उठा लिया था। लकी ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा है? शहनाज ने तब तक शिरीन के पास से उस पेंडेंट को उठा लिया था और वो उसके पास में जाकर खड़ी हो गई। वो लकी को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी और उसी तरह से उसे देखते हुए उसने कहा, मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ में कैसा भी व्यवहार करो, ये कोई तुम्हारा खिलौना नहीं है। इधर विराज की भी सांस में सांस आ गई। उसने लकी की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, पापा आपको इस आदमी को गोली मारने का ऑर्डर देकर मामले को खत्म ही करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस काम में इतनी देरी क्यों कर रहे हो। मैं इसे मरते हुए देखने के लिए तड़प रहा हूँ। विराज के बाप ने लकी की तरफ देखा और बोला, साले हरामखोर, आज तो तू जिंदा नहीं बचेगा, उड़ा दो उस सालों को। उसने बंदूक पकड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहा। तभी पीछे से आवाज आई। वहां से कुछ गोलियां चली। उन लोगों की आवाज की वजह से एक पल के लिए सभी लोगों के कान पूरी तरीके से बंद हो गए। उनमें से बहुत ही लोगों ने पहले ही अपने कानों पर हाथ रख लिया था। उनसे वो आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गोलियों की आवाज मात्र से ही उनके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। उन्हें लगा लेकिन जैसे ही लकी के सीने में ये गोली उतरी होगी कि वो नीचे गिर गया होगा और उसके शरीर में कोई जान नहीं बाकी होगी। लेकिन जैसे ही उन सब लोगों ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो लोग जिनके हाथ में बंदूक थे वो नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और उनके माथे में गोलियां लगने की वजह से छेद हो गया था। उस छेद में से खून भी बह रहा था। फिर उन्होंने लकी की तरफ देखा तो पाया लकी अभी भी वहीं खड़ा था जहां पर वो पहले था। बहुत सारे लोग इस दृश्य को देखकर चिल्ला उठे। अब्बास और विराज की भी हालत खराब हो गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या था। ऐसे कैसे इन लोगों की मौत हो गई थी? ऐसा कौन था जिसने इन्हें गोलियां मार दी? ठीक इसी वक्त हॉल में पीछे से और भी लोग दाखिल हुए। सब लोगों ने देखा कि हॉल में एक आदमी गुस्सा चला रहा था जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। वो और कोई नहीं बल्कि रुस्तम था और उसके पीछे वसीम और उसके 10 और लोग नजर आ रहे थे। उन सब के हाथों में अपनी अपनी बंदूकें थी। वो बस दरवाजे के बाहर आए और वहीं से उन्होंने इन गार्ड्स के ऊपर गोलियां चला दी। कुमारी रीना और बाकी लड़कियां भी उनके पीछे खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने ये सब देखा तो वो सब लकी के पास भागकर आकर खड़ी हो गई। वो देख रही थी कि लकी को किसी तरह की कोई चोट न लगे। जैसे ही रुस्तम को इस बात का पता चला कि लकी राधिका को लाने के लिए विराज के घर में घुसने वाला था तो वो समझ गया कि वहां पर क्या हो सकता था और क्या होने वाला था। उसने तुरंत ही लकी के परिवार के लिए काम करने वाले जो लोग जयपुर में रहकर उनके लिए काम कर रहे थे उन्हें लकी को बचाने के लिए फोन कर दिया। वो सब लोग वक्त रहते वहां पर पहुंच गए। अगर उनमें से वहां पर रहने वाला कोई भी आने में जरा भी देर करता ना तो शायद आज लकी इस तरह जिंदा नहीं बच पाता। रुस्तम भी लकी के पास आया और उसने पूछा, लकी सर आप ठीक है ना? जैसे ही विराज के पिता ने रुस्तम को वहां पर देखा तो वो बुरी तरीके से चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं थी कि रुस्तम यहाँ लकी को बचाने के लिए आएगा और वो इस तरह से लकी से बात करेगा। रुस्तम जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लड़का आपका क्या? वो बोलते बोलते रह गया था। जैसे ही सब लोगों ने रुस्तम का नाम सुना तो उन सब के चेहरे अब देखने लायक थे। वो सभी धीमी आवाज में रुस्तम के बारे में कही सुनी बातों को दोहराने लगे। हर कोई उसका नाम सुनकर पूरी तरीके से चौंक गया था। उन्होंने सुना था कि रुस्तम दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुस्तम ने आखिर लकी को बचाया क्यों था। तुम लकी सर को मारने का सोच रहे थे, इनके ऊपर गोली चलाने वाले थे तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? इतना पर कहने के बाद ही रुस्तम ने विराज के पिता के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया जिसकी वजह से उसका गाल लाल हो गया। रुस्तम को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लकी अग्रवाल परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वो अग्रवाल परिवार और उनके पूरे बिजनेस को आगे चलकर संभालने वाला था, उनका वारिस था, वो उनका मालिक होने वाला था और ऐसे में उसके साथ में विराज के पिता ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की थी। रुस्तम वैसे कभी लोगों के ऊपर इस तरह से हाथ नहीं उठाता था, लेकिन इस चांटे के बाद से ही विराज के पिता को ऐसा लगा जैसे उनके कानों में घंटियां बजने लगी। वो रुस्तम को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने समंदर में रेगिस्तान देख लिया हो। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि जो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा वो आखिर क्यों पड़ा था। इधर बाकी लोगों को भी यही लग रहा था। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर
रुस्तम जैसा आदमी लकी को सर कहकर क्यों बुला रहा था? वो देखने में वो काफी फटीचर सा दिखाई देता था, लेकिन फिर भी जिस तरह से रुस्तम उससे बात कर रहा था उससे तो ऐसा लग रहा था कि उसका ओहदा रुस्तम से भी काफी बड़ा था। लेकिन फिर भी उन्हें लकी के हुलिये से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि लकी बहुत बड़ा आदमी था। पर फिर भी उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात की चिंता खानी शुरू हो गई कि क्या हुआ अगर लकी सच में कोई बड़ा आदमी निकला तो। ऐसे में उन्होंने लकी के बारे में जो नाप शनाप बोला था उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता था। रुस्तम जी, ये कौन है? विराज के पिता का हाथ अभी भी उसके कानों पर ही था। उसने अभी भी अपना चेहरा ढका हुआ था और उसी तरह से उसने रुस्तम से सवाल किया, ये अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं बेवकूफ। रुस्तम ने ये बात कहनी चाहिए। वो इसी तरह से विराज के पिता की बात का जवाब देना चाहता था, लेकिन वहां पर जयपुर में अग्रवाल परिवार के लिए काम करने वाले लोग भी खड़े थे और ऐसे में वो उनके सामने ये चीज नहीं कह सकता था कि लकी कौन था। असल में तो विराज का परिवार खुद भी अग्रवाल परिवार के लिए ही काम किया करता था और ऐसे में खुद लकी विराज और उनके बाप का बॉस था। लेकिन रुस्तम ने अपने आप को रोक लिया। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, इतने में फिर से पीछे से किसी की आवाज आई, रुस्तम क्या तुम बागी बनना चाहते हो? और इसी के साथ में एक सुंदर सा दिखने वाला नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक बूढ़ा सा आदमी चला रहा था। प्रफुल्ल और प्रभुलाल भी वहां पर आ गए और प्रफुल्ल ने ही रुस्तम को आवाज दी थी। रुस्तम प्रफुल्ल के शब्दों का मतलब अच्छी तरीके से समझ गया था। वो जानता था कि लकी के ऊपर अभी बैन हटा नहीं था और ऐसे में वो लकी की पहचान को लोगों के सामने खोल भी नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करता तो ये परिवार के कायदे के खिलाफ हो जाता। इस बात के लिए उसे अच्छी खासी सजा भी झेलनी पड़ सकती थी। रुस्तम प्रफुल्ल को घिन भरी नजरों और गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसकी शक्ल देखकर ही रुस्तम का थूकने का मन कर रहा था। उसने उसे देखते ही अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर खींच लिया, लेकिन वो उसके सामने ना तो कुछ कह सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। सालों, तुम लोग दो कौड़ी के लोग, तुम में से कोई भी काम का नहीं है। मैंने क्या कहा था तुम लोगों से कि तुम इसे बचाने के लिए आओ, तो फिर तुम कैसे इसे बचाने के लिए आ गए? प्रफुल्ल ने रुस्तम को लताड़ लगाते हुए कहा। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और रुस्तम के गाल पर फिर से तमाचा लगा दिया। सब लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे उनके मुंह खोले के खुले रह गए और उनकी धड़कनें रुकी की रुकी रह गई। वो सभी रुस्तम और उसके लड़के को देख रहे थे जो एक दूसरे के सामने खड़े थे। रुस्तम ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे इलाके में बड़ा आदमी था। बहुत सारे मुख्यमंत्री तक उससे बहुत प्यार और आदर से बात किया करते। ऐसे में ये जवान आदमी कौन था जिसने इस तरह से उसका गाल सबके सामने लाल कर दिया? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो रुस्तम पर हाथ उठा सके? प्रफुल्ल फिर से लकी के पास में आया और हंसते हुए उससे कहा, तुम बहुत लकी हो, सच में बहुत लकी हो जो तुम उस राजा से मिल लिए। तुम इसलिए भी लकी हो क्योंकि तुम यहाँ के राजा से मिली, लेकिन फिर भी जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हें मैं करने नहीं दूंगा। बचपन में तुमने मेरे साथ जो किया वो तुम्हें याद है ना, आज मैं तुम्हारे साथ वो भी करूंगा। तुम सच में कितने बेचारे हो लकी, बेचारे और बेसहारा। देखो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग रही है और वो उसके साथ में शादी भी करने वाली है। मैं उसे ऐसा करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं सच कह रहा हूं, अगर मैंने इसे होते हुए देख लिया ना, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। उसके चेहरे पर अब घमंड नजर आ रहा था। इस वक्त सारी ताकत उसके हाथ में थी और इस ताकत के दम पर वो कुछ भी कर सकता था। उसने अपनी घमंड भरी आंखों से एक बार के लिए आसपास खड़े लोगों को देखा और फिर लकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत जिद्दी हो लकी? बचपन से जो जिद तुमने पकड़ी हुई थी ना वो आज तक छूटी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज वो छूट जाएगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से कैसे अपना बनाते हो, देखता हूँ मैं। लेकिन लकी को उसकी बात सुनकर कोई चिंता नहीं हो रही थी। उसने शहनाज के हाथ में वो पेंडेंट देख लिया था और उसे देखने के बाद लकी इस बात पर तो श्योर हो गया था कि वो शहनाज नहीं बल्कि उसकी ही राधिका थी। उसने राधिका की तरफ देखा और कहा, राधिका तुम्हें याद नहीं है, लेकिन ये पेंडेंट तुम्हें तुम्हारी माँ ने ठीक मरने से पहले दिया था। तुम राधिका हो, राधिका शहनाज नहीं। तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो मैं हूं, वो नहीं। शहनाज ने अपना सिर ना में हिला दिया। वो लकी की तरफ देख रही थी और उसके आंखों में लकी के लिए तरह तरह के भाव आ रहे थे। वो कंफ्यूज हो रही थी, उसे डर लग रहा था, उसे सच में लकी से घिन आ रही थी, लेकिन बस उसके मन में लकी के लिए प्यार नजर नहीं आ रहा था। शहनाज ने विराज का हाथ थाम लिया। वो विराज को अकेला और कमजोर महसूस नहीं करने देना चाहती थी, लेकिन विराज की तो फिर से जान उसके गले में आ गई। उसे इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी कि इस वक्त शहनाज के साथ क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। उसे तो इस वक्त बस अपनी जान की पड़ी थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था बस, और उसने अपना हाथ छुड़ाकर वही किया भी। वो जाकर शहनाज के पीछे छिप गया। लकी धीरे धीरे शहनाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसे याद आ रहा था कि उसने उसके साथ में किस किस तरह के दिन देखे थे और आज शहनाज किसी और की हो जाने वाली थी।
लकी का दिल बैठा जा रहा था। क्या लकी फिर से अपनी राधिका के साथ आ पाता या उसका सफर यहीं तक था और यहीं खत्म हो जाता। लकी के वहां पहुंच जाने से ही थोड़ी देर में सारा समा बदल गया था। विराज जो कि शहनाज से शादी करने ही वाला था, अब उसे उसकी जान तक की परवाह नहीं रह गई थी। रुस्तम ने लकी की जान को बचा लिया था, लेकिन प्रफुल्ल के गुस्से से अपने आप को नहीं बचा सका। इधर शिरीन के हाथों में भी वो पेंडेंट गिर गया था, जिसे देखकर लकी को इस तरह की बात का पूरी तरीके से अब यकीन हो गया था कि हो ना हो ये लड़की शहनाज नहीं बल्कि राधिका ही थी। वो उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही में उसकी तरफ बढ़ने भी लगा। उसने अपना हाथ राधिका की दिशा में बढ़ाया और कहा, मेरा विश्वास करो राधिका, मैं लकी हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। लकी की आंखों में शहनाज को गंभीरता नजर आ रही थी। वो देख पा रही थी कि लकी झूठ तो नहीं कह रहा था। उसने अपनी सारी गंभीरता को अपनी आंखों में समेट लिया था और उसके बाद वो शहनाज से बात कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें ही शहनाज को सब कुछ समझाने के लिए काफी होंगी। क्या सच में उसकी आंखें शहनाज के दिल को हिला पाती? लकी को मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी शहनाज को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में एक पल के लिए एक हिलोर उठ उठी थी। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में थी। उसके पास में एक नदी थी जिसमें वो जा गिरी थी और उसे गिरने के बाद में विराज ने उसे बचाया था, ना कि लकी ने। ना सिर्फ उसने मार खाई बल्कि वो अस्पताल में भर्ती तक हो गया। किसी भी पल उसकी मौत तक हो सकती थी। उसने शहनाज के लिए खून उगला था। उसने अभी भी उसका हाथ थाम रखा था। शहनाज का मन तो उससे यही कर रहा था कि विराज ही वो इंसान था जिसे वो पसंद करती थी। लकी और उसके बीच में तो किसी तरह की कोई भावना ही नहीं थी, बल्कि गलतफहमी थी जिसे वो दूर करना चाहती थी। उसने नाम में अपना सिर हिलाया और आगे बोली, नहीं लकी, तुम्हें फिर से ये सब पागलपन करने की जरूरत नहीं है। मैं विराज को पसंद करती हूँ, उसी को चाहती हूँ। मैं जानती हूँ और देख भी सकती हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन प्लीज अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे फोर्स मत करो ना। तुम पहले ही हमारी शादी का बहुत तमाशा बना चुके हो, अब इसका तमाशा मत बनाओ। लकी प्लीज चले जाओ यहाँ से। लकी के लिए शहनाज के शब्द सच में किसी जहर से कम नहीं थे। ऐसा लग रहा था किसी ने ढेर सारा जहर लकी के सीने में इंजेक्ट कर दिया था। उसका शरीर पहले तो कांपने लगा, फिर ठंडा पड़ गया और अचानक से वो नीचे गिर गया। राधिका तो उससे इतना प्यार करती थी, वो उसके लिए कितनी फिक्र करती थी, उसके लिए जान तक देने को तैयार थी, लेकिन यहाँ राधिका उससे किस तरह की बात कर रही थी। लकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठा पाया। भले ही उसमें ताकत बहुत थी, लेकिन लकी को खुद अपने शरीर में जान महसूस नहीं हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से सांस ली और अपने आप को खड़ा किया। इसके बाद वो कांपती हुई आवाज के साथ में राधिका से बोला, राधिका, राधिका, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती हो? ये सुनने के बाद शहनाज के दिल में जो हिलोर उठी थी वो और भी गहरी हो गई थी। लकी के लिए उसके दिल में कुछ हिला था। उसे अचानक से ऐसा लगने लगा कि क्या सच में विराज को वो पसंद करती थी। लेकिन उससे पहले ही उसने उस भाव को दबा दिया और लकी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर देना लकी, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। अब प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। लकी के पैर फिर से कांपने लगे। वो डगमगाने लगा था। वो नीचे अपने घुटनों पर आ गिरा। उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसके आसपास के फर्श भीगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके दिल में कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं उसे वो याद रख सके। ऐसा कुछ चीज उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी नहीं लग रहा था जिसके जरिए वो जिंदा रह सके। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि राधिका को उसकी जरूरत ही नहीं थी, राधिका को उसकी जरूरत ही नहीं थी, राधिका को उसकी जरूरत नहीं थी। इधर जैसे ही लकी नीचे जमीन पर गिरा कि उतने में पीछे से रीना और बाकी लड़कियों ने उसे संभाल लिया। उन्होंने लकी के कंधों को थामा और उसे उठाने में उसकी मदद करने लगी। लक्ष्मण जी, आप ठीक तो है ना? रीना ने घबराते हुए पूछा। वो देख पा रही थी कि लकी सच में ठीक नहीं था। कुमारी भी लकी के पास में ही खड़ी थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, वो बस लकी को सहारा दे रही थी। रुस्तम खुद भी लकी के लिए बहुत दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए क्या कर सकता था। लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि अगर सच में शहनाज ने लकी के साथ में आने के लिए मना कर दिया तो इसके बाद में लकी के ऊपर से परिवार का बैन हट सकता था। रुस्तम ऐसे में लकी के पास आया और उससे पूछने लगा, लकी सर, अब तो शहनाज मैडम ने खुद ही कह दिया कि वो आपको नहीं चाहती, तो क्या आप अब भी उनके पीछे? रुस्तम सिर्फ इतना भर कहा और उसके बाद में लकी की आंखों में देख कर रुक गया।
लकी ने अपनी लाल आंसुओं से भरी आंखें उठाई और रुस्तम की तरफ देखने लगा। उसके बाद वो कुछ देर तक सिर्फ शहनाज की ओर ही देख रहा था। उसने उसे देखकर एक फीकी सी मुस्कान दी और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रफुल्ल, दादाजी ने तुझसे कहा था ना कि मैं क्या चाहता हूँ, राधिका या परिवार। जाकर कहते ना दादाजी से, राधिका मर चुकी है मेरे लिए, मैं अब परिवार को ही चुनूंगा यार। मैंने आज से राधिका को छोड़ दिया है, मैं भूल गया हूँ कि वो कौन थी। जा यार, कहते यार जा। लकी ने इतना भर कहा और अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन लकी के इन शब्दों ने प्रफुल्ल के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी तो राधिका से इतना प्यार करता था, तो इसके लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो राधिका का पीछा छोड़ दे? लकी इस तरह का इंसान नहीं था और ना ही प्रफुल्ल चाहता था कि लकी इस तरह का इंसान हो जाए। लकी, ये क्या बोल रहे हो तुम इस लड़की के साथ में इतने सालों से थे, तुम दोनों ने दुख सुख एक साथ देखे और कितना कुछ देखना भी बाकी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ऐसे में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम राधिका को छोड़कर जाना चाहते हो? क्या सच में इससे प्यार कहते हो तुम? क्या प्यार का बस नाटक कर रहे थे? प्रफुल्ल ने लकी के ऊपर उंगली उठाई और उसे डांटते हुए कहा, नहीं मेरे भाई, उससे अपना घर मिल गया यार। मैं उसे अभी भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जितना उसे प्यार करता हूँ ना, उतनी उसकी नफरत बढ़ती जाती है। मैं क्या करूं यार, इसलिए मुझे छोड़ना होगा उसे यार। मैं अब नहीं रह सकता ऐसे, लकी ने कहा। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब अपने आप से कह रहा था या फिर शहनाज को सुनाने के लिए कह रहा था। अरे 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 लकी यार, कैसे आदमी हो यार तुम? अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बहाने पे बहाने दिए जा रहे हो। इस बात का कोई दुख है या नहीं बनता ही नहीं है। तुम उससे प्यार करते थे इसलिए उसे छोड़कर जा रहे हो। क्या बेकार की बकवास कर रहे हो यार। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो फिर साथ रहो ना, छोड़कर क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हें शहनाजी चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा भाई। मैं इनके घर वालों को बोल सकता हूँ कि अभी की अभी शादी कैंसिल करें और शहनाज के पिता उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे। बोलो, चाहिए तुम्हें शहनाज? बोलो। प्रफुल्ल ने पूछा। उसे ऐसा लग रहा था कि ना तो लकी शहनाज को छोड़ सकता था और ना ही उसके ऊपर उसका बैन हट सकता था। लेकिन लकी ने इसका उलट ना में अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैंने कह दिया ना भाई, आज से मैंने राधिका को छोड़ दिया है। क्या अब तुम मेरा बैन हटवा सकते हो? तुम्हारा बैन? प्रफुल्ल को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इसके आगे और क्या कहना चाहिए उसे। उसके दादाजी ने तो उसे यही कहा था कि जब तक वो राधिका को छोड़ेगा नहीं तब तक उसके ऊपर से बैन नहीं हटेगा। लेकिन जैसे ही वो राधिका को छोड़ देगा तो उसके ऊपर से तुरंत ही बैन को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रफुल्ल ने उसके ऊपर से वो बैन हटवा दिया और अपने दादाजी को ये सब जाके बात बता दी और फिर से लकी उनके परिवार में शामिल हो गया तो ये उसके लिए काफी खतरनाक हो जाएगा। उसकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। लेकिन जब रुस्तम ने लकी की बात सुनी तो वो खुश हो गया। वो इतना खुश हो गया कि झूमने लगा। लकी ने जिस तरह से अपनी बात को रखा उससे वो समझ गया था कि अब लकी अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। वो उसके दादाजी उसके लिए क्या कहने वाले थे इस बात का भी उसे अंदाजा हो गया था। वो तुरंत लकी के सामने झुककर खड़ा हो गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लकी सर, आपके ऊपर से परिवार का बैन हटने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप फिर से परिवार का हिस्सा हो गए सर। इस बात की हमें काफी खुशी है सर। ठीक इसी वक्त वसीम भी उसके सामने आया और बोला, लकी सर, मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर से आपको परिवार के साथ देखकर काफी अच्छा लग रहा है सर। जैसे ही रुस्तम और वसीम ने कहा तो उन 10 लोगों ने भी ये बात दोहरा दी जो कि लकी को बचाने के लिए उन दोनों के साथ आए थे। इस आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। जैसे ही विराज के पिता ने रुस्तम के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। अब उसे समझ आ रहा था कि लकी अग्रवाल परिवार का बड़ा बेटा था। विराज के पिता को इस बात का पूरी तरीके से भान था कि अग्रवाल परिवार अपने आप में कितना बड़ा परिवार था। लेकिन वो कभी भी सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करते थे। जयपुर में भले ही वो राज परिवार से आते थे, फिर भी आज वो बिजनेस में जिस मुकाम पर खड़े थे वहां तक उन्हें लाने में अग्रवाल परिवार का बड़ा हाथ था। विराज के पिता को लकी के परिवार ने काफी कुछ दिया था, लेकिन फिर भी आज तक वो अग्रवाल परिवार के किसी भी आदमी से मिल नहीं पाए। उसे ये बात पहले पता थी कि रुस्तम अग्रवाल परिवार के लिए काम कर रहा था और अब उसने उससे कहा कि वो उसे अग्रवाल परिवार के किसी आदमी से तो मिलवा दे। तो जवाब में रुस्तम ने उसे ये कहकर रोक दिया था कि अग्रवाल परिवार के किसी भी इंसान से मिलने के लिए वो काफी कमजोर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रियासत का मालिक होने के बाद भी वो इतना कमजोर था कि अग्रवाल परिवार के किसी इंसान से नहीं मिल सकता था। अब जब उसने रुस्तम की बात सुनी तो उसने इस चीज का अंदाजा लगा लिया कि लकी उनके घर का बड़ा बेटा था और प्रफुल्ल उनके घर का छोटा बेटा। वो भी अग्रवाल परिवार में किसी खास पद पर बैठा हुआ था। अभी तक तो विराज के पिता ने उन लोगों से मिलने का सिर्फ सपना ही देखा था, लेकिन आज तो इन लोगों के सामने से उन्हें दर्शन हो गए थे। विराज के बाप ने लकी को देखा और उसकी आंखों में अविश्वास साफ नजर आने लगा। अभी 10 मिनट पहले तक तो वो लकी को जान से मार देना चाहता था। उसकी नजर में लकी जैसे आदमी का कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन अब देखो कितना कुछ बदल गया। उसकी आंखों में लकी के लिए सम्मान ही सम्मान नजर आ रहा था और उसने अपनी तरफ से अपने आप को लकी के पैरों में गिरा दिया।
जैसे ही उसे फिर से याद आया कि वो लकी को अभी गोली मारने वाला था, तो उसका दिल इसके परिणाम सोचकर ही कांप गया। वो तुरंत लकी के पास में गया और सीधा उनके पैरों में गिर गया। वो लकी के पैरों में गिरा और रोना शुरू कर दिया। मेरी तो किस्मत ही खुल गई साहब, आज जो आपके दर्शन हो गए महाराज। आपको आपको आपकी परिवार की वापसी बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं जिंदगी में कभी आपसे मिल भी पाऊंगा, लेकिन प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना। चाहो तो मुझे जान से मार देना, मैंने आपको मारने का आदेश दिया। मेरे से ज्यादा नीच आदमी ना कोई हो ही नहीं सकता। आप मुझे जान से मार दो मालिक। बाकी लोग जो वहां हॉल में खड़े थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा था। अभी तो विराज के पिता उसे ठोक देना चाहते थे, मगर अब उसके सामने नीचे जमीन पर लेट रहे थे। लकी ने राधिका को मनाने की अपनी तरफ से आखिरी कोशिश कर ली थी, लेकिन वो थी कि मानने को राजी ही नहीं थी। ऐसे में लकी ने कह दिया कि अब वो और उसके पीछे नहीं जाना चाहता था। उसने प्रफुल्ल से कहकर अपने ऊपर लगा बैन हटाने का आदेश दे दिया। जहां एक तरफ बैन हटवाने की खबर सुनकर प्रफुल्ल हैरान हो गया, वहीं दूसरी ओर रुस्तम और बाकी लोग इसे सुनकर खुश हो गए थे। विराज के पिता तो लकी के पैरों में ही गिर पड़े और उससे माफी मांगने लगे। इधर बाकी लोग जो वहां पर खड़े थे, वो सब विराज के परिवार से भी एक दर्जा नीचे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि अग्रवाल परिवार का कोई परिवार भी हुआ करता था, इसलिए उन्हें नहीं पता चला कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका कद इतना भी क्या बड़ा था कि रुस्तम जैसा आदमी उसे सर कहकर बुला रहा था। विराज का बाप उसके पैरों में गिरा था और बाकी सब लोग उसे परिवार में शामिल होने की बधाई दिए जा रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ समझ पाते, इतने में विराज के पिता ने सब लोगों से कहा कि उन्होंने लकी का अपमान किया था और अब उन्हें लकी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगनी चाहिए। जब तक वो अपने घुटनों पर नहीं आने वाले थे, तब तक लकी उन्हें माफ नहीं करने वाला था। वो सब लोगों को घुटनों पर लाकर लकी का गुस्सा शांत करवा सकता था। अगर लकी चाहता तो एक बार में इन 20 के 20 परिवारों को खरीद सकता था और उन्हें 5 मिनट में सड़क पर ला सकता था। ऐसे में विराज का बाप यही चाह रहा था कि जो वो कह रहा था बाकी लोग वही करना शुरू कर दें। लेकिन बाकी सब लोग विराज के बाप को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। वो जानते थे कि लकी की वजह से वो आदमी डर तो गया था, ऐसे में लकी था कौन, इस बात की कल्पना करना भी उनके लिए मुश्किल हुआ जा रहा था। वो उसके सामने घुटनों पर आ तो जाना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले आने की हिम्मत कौन करे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। विराज के पिता ने सबसे पहले अपने ही बेटे के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनते ही विराज के दिल की धड़कन एक बार के लिए मानो रुक गई। वो अपने पिता की तरफ बेबसी भरी नजरों से देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता ऐसा क्यों कर रहे थे। जब वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, साले नालायक, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या कह रहा हूं? चुपचाप गिर उसके पैरों पर। तेरा बाप यहाँ उसके पैरों पर बैठा है और तू है कि उधर ऐसे तन कर खड़ा है। अगर तू इनके पैरों पर नहीं गिरेगा ना, मैं तेरी शादी होने से पहले तुझे जान से मार दूंगा। अब किसका मुंह देख रहा है, चला नीचे, उसने शेर की तरह गुर्राते हुए कहा। सच में विराज के शरीर का खून सूख गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि असल में तो उसके पिता उसकी ही मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में उसके सामने झुकना पड़ता। उसे तो अच्छा था कि वो अभी उसके सामने झुक जाता। उसके अलावा तो इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। वही था जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। जी पिताजी, जी, विराज ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा। वो संकट को तो अब भाप गया था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचनी शुरू हो गई। शहनाज की मदद लेते हुए वो धीरे से भीड़ में से निकलकर बाहर आया और उसके बाद सब लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसकी पैंट अभी भी गीली की गीली ही थी और उसके ऊपर उसके गीलेपन का निशान भी साफ नजर आ रहा था। लकी के सामने तक आने में उसके पैर कांप रहे थे। वो धीरे धीरे उसके सामने आया और फिर उसके पैरों में आकर बैठ गया। उसका शरीर नीचे बैठने के बाद भी कांपे जा रहा था। बहुत जोर जोर से कांप रहा था वो, और कांपते कांपते उसने कहा, बड़े भाई, मैंने अभी आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहूंगा। मुझे आपके सामने उस योगीराज को लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, शायद मेरी अकल घास चढ़ने के लिए गई हुई थी, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करने वाला। प्लीज इस बार मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। शहनाज भी अब पीछे नहीं रहना चाहती थी। वो खुद भी विराज के साथ में आकर उसके पास बैठ गई। वो तो विराज को दिल ही दिल में शादी से पहले ही अपना पति मान चुकी थी, लेकिन इस वक्त विराज को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने लकी को भला बुरा कहकर जो गलती की थी, वो तो बस उसी चीज की माफी मांग लेना चाहता था। एक पल के लिए शहनाज को विराज का ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिना किसी भाव के विराज के चेहरे को देखे जा रही थी, लेकिन मन ही मन उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था और उसे
कोस रही थी वो। विराज एक ही पल में जैसे उसके लिए कोई अजनबी हो गया था। अब जैसे ही बाकी लोगों ने देखा कि विराज खुद भी अपने घुटनों पर आ गया तो उन लोगों को भी घुटनों पर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो सब भागते हुए लकी के पास आए और आते ही उसके पैरों में जा गिरे। उसके बाद और भी लोग आए और धीरे धीरे सारा हॉल लकी के पैरों में जा गिरा। वहां पर लकी सिर्फ रुस्तम, प्रफुल्ल, प्रभुलाल, वसीम और बाकी 10 लोगों के साथ खड़ा था और सब लोग उसके पैरों में गिरे हुए थे। उस पूरे हॉल में लोग लकी को एक ही सुर में देख रहे थे और उससे एक ही सुर में माफी मांग रहे थे। उन लोगों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा था। रीना, कुमारी और बाकी लड़कियों ने जब ये देखा तो उन्हें भी एक बार के लिए समझ ही में नहीं आया कि लकी आखिर कौन था। आदमी दया की भीख मांग रहे थे उससे और औरतें ने भी रोना शुरू कर दिया। उन सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां हर कोई मातम मना रहा था। जैसे ही विराज ने देखा कि लकी आ रहा था तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पसीने आने लगे और वो और भी ज्यादा हाथों को चिपका कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसने फिर से कहा, मैं सच में आपसे माफी मांग रहा हूं भाई, मुझे माफ कर दो। इस गरीब को एक मौका और दे दो, एक मौका और। लकी उन सब लोगों के सामने खड़ा था। उसने एक बार के लिए विराज को देखा और विराज से सहा नहीं किया। फिर से उसका पैजामा गीला हो गया। खड़े हो जाओ, लकी ने उससे कहा। जी 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 जी, जैसा आप कहें, मैं खड़ा हो रहा हूं। विराज धीरे से शहनाज की मदद से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अगर शहनाज उसे सहारा नहीं देती तो वो शायद खड़ा भी नहीं हो सकता था। लकी ने विराज की तरफ देखा और कहा, शहनाज तुम्हारी बीवी होने वाली है। मैं जानता हूं वो खुश नहीं है और मैं भी खुश नहीं हूं, इसलिए मैं अपना हिसाब चुकता करने के लिए फिर आऊंगा। ये सुनते ही विराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से निकला, जी जी जी, जी जैसा हुक्म। इसके बाद लकी ने आखिरी बार शहनाज की तरफ देखा और फिर हॉल से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर जाने लगा। रुस्तम ने हॉल में खड़े हुए बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, आज यहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बारे में बाहर कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, ना अपने भाई को, ना बीवी को, ना बाप को, ना माँ को, ना बाप को, किसी को नहीं। अगर किसी ने इसके खिलाफ मुंह खोलने की सोची भी, अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मैं रुस्तम ये बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? जो लोग अपने घुटनों पर बैठे थे वो सभी रुस्तम की बात सुनते ही कांपने लगे और उन्होंने बहुत ही धीमी सी आवाज में हाँ कह दिया। रुस्तम ने भी अपनी बात खत्म की और फिर अपने लोगों के साथ में वो हॉल से बाहर आने लगा। इधर प्रफुल्ल अपने सीने में ढेर सारी नफरत लिए खड़ा था। सच में उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लकी ऐसा कैसे कर सकता था? वो राधिका को कैसे छोड़ सकता था और अपना बैन कैसे हटवा सकता था? अगर लकी फिर से परिवार में आ जाता तो सच में प्रफुल्ल के लिए तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती। वो एक उसके लिए विरोधी बन सकता था। प्रफुल्ल को गुस्सा आ रहा था और अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो बस लंबी लंबी सांसें लिए जा रहा था, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसने एक आदमी को लात मारते हुए कहा, साले इस लकी में ऐसा क्या दिख रहा है कि तुम लोग जो उसके सामने ऐसे घुटनों पर बैठे हो रोए जा रहे हो? साले सब के सब एक नंबर के बेवकूफ है, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, साले नौटंकी बाज आदमी। फिर प्रफुल्ल शहनाज के पास आया और उसने उसकी थ्योड़ी को अपनी उंगलियों से ऊपर करते हुए बोला, तू एक नंबर की कुतिया है, कुतिया साली। जब तक तुझे यहाँ से ले जाना चाह रहा था तो तुझे उसे मना करने की क्या जरूरत थी? तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, अगर तू इतनी बेवकूफ नहीं होती ना, इतनी पत्थर जैसी नहीं होती, वो तुझे छोड़ता ही नहीं, और वो तुझे छोड़ता नहीं तो उसके ऊपर से बैन नहीं हटता। प्रफुल्ल ने इतना और कहते हुए शहनाज की दाढ़ी को और जोर से दबा दिया। शहनाज दर्द के मारे कराए जा रही थी और वो विराज की तरफ देख रही थी। जब वो नदी के पास में थी तब तो विराज उसे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया था। तब से शहनाज को ऐसा लग रहा था कि वो सच में उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को किसी भी हद तक ले जा सकता था, लेकिन यहाँ प्रफुल्ल उसके साथ में इस तरह की हरकत कर रहा था और वो था कि बस बैठा हुआ था, देख रहा था, अपने जगह से हिलने तक का नाम नहीं ले रहा था, उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। ये देखकर शहनाज को बहुत बुरा लगा। विराज तो बस कांपे जा रहा था और वो अपना सिर ऊपर तक नहीं उठा रहा था। इतने में प्रफुल्ल ने विराज को उसके बालों से पकड़ा और झटकते हुए उसके सिर को ऊपर की तरफ उठा दिया। उसकी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो प्रफुल्ल से कुछ भी नहीं कह सकता था। ऐसे में प्रफुल्ल ने शहनाज की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है ये डरपोक तुझे बचाएगा? क्या बेवकूफ लड़की है, क्या तुझे सच में विश्वास हो रहा है कि ये तुझे बचाएगा? तुझे? इसका पैजामा देख, अगर मैं इसके सारे कपड़े भी फाड़ दूं ना तो इस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि ये मुंह से चू भी कर सके। इसके बाद प्रफुल्ल ने एक जोरदार वार अपनी घूनी से विराज के सिर पर किया और वो सीधा नीचे जमीन पर किसी मरे हुए कुत्ते की तरह जा गिरा। शहनाज उसे इस तरह से देखकर फिर से घबरा गई। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी रही थी, लेकिन प्रफुल्ल था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था, मगर वो विराज को देखना चाहती थी। अगर इसकी जगह पर लकी होता ना तो वो आओ ना देखता ताओ और सीधा मुझे पीटना शुरू कर देता। पीटना, मुझे मारने के बाद ना उसके साथ क्या होता वो परवाह भी नहीं करता, समझी तू? लेकिन तुझे बचाने के लिए ना वो अपनी जान तक दे सकता था, लेकिन इसको देख,
देख इसको कैसे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, और तू है कि इसके चक्कर में लकी को छोड़ रही है, लकी को। प्रफुल्ल फिर से हंस रहा था, लेकिन अचानक से वो हंसते हंसते रुक गया। उसकी आंखें एकदम से विराज को देखने लगी और उसमें ठंडापन उतर आया। उसने अपनी दांतों को खिटखिटाया और फिर शहनाज की तरफ देखते हुए बोला, साली तेरी वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। तूने सारा खेल बिगाड़ दिया मेरा यार, मार डालूंगा तुझे, मार ही डालूंगा। उसके बाद प्रफुल्ल ने अपना हाथ शहनाज की दाढ़ी पर से सरकाते हुए उसकी गर्दन पर ले जाकर रख दिया। वो उसे दबाने लगा था। शहनाज को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन प्रफुल्ल के चेहरे पर उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी। उसने शहनाज की तरफ देखा और बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे एक साथ नहीं मारूंगा, बल्कि धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखना तू मेरे सामने ना ऐसे मरेगी जैसे पानी बिना मछली मर जाती है। उसने धीरे धीरे अपना हाथ शहनाज की गर्दन पर कसना शुरू कर दिया। तभी प्रभुलाल प्रफुल्ल के पास आए और उसने अपना सिर झुकाते हुए प्रफुल्ल के कानों में कहा, प्रफुल्ल सर, आपको इस तरह से जोश में होश नहीं खोना चाहिए। भले ही लकी ने इस लड़की को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लकी ने उसे अपने दिल से नहीं निकाला। अगर उसे पता चला कि आपने उसे मारा है तो फिर लकी को संभालना आपके लिए भारी हो जाएगा सर। लकी राधिका को पानी की जिद छोड़कर वहां से निकल आया था। उसके ऊपर से बैन भी हट चुका था, लेकिन ये बात प्रफुल्ल के गले उतरने का नाम नहीं ले रही थी। वो चाह रहा था कि लकी अपना डिसीजन वापस ले, लेकिन जब लकी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने लकी के जाने के बाद विराज और शहनाज को जलील करना शुरू कर दिया। वो शहनाज को तो मारने तक पर आमदा हो गया था, लेकिन तभी प्रभुलाल ने उसे चेताया और वो जोश में अपने होश खोए जा रहा था। उसे ये बताया। प्रभुलाल ने उसे समझाते हुए कहा, इसे मारना नहीं चाहिए सर, बल्कि इस लड़की को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे साथ ये रहती है तो हमें इससे काफी फायदा हो सकता है। बाद में अगर हम लकी की वजह से कहीं किसी तरह की दिक्कत में फंसते हैं तो हम इसे अपने रामबाण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ना सर, फिर लकी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रफुल्ल के हाथों में भले ही शहनाज की गर्दन थी, लेकिन फिर भी वो प्रभुलाल की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसकी बात सुनने के बाद में वो थोड़ा सा शांत हो गया और फिर उसने शहनाज की गर्दन छोड़ दी। बहुत देर बाद शहनाज की सांस में सांस आई, लेकिन ना मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, लकी अब मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया है, ऐसे में मैं उसका क्या करूं? सबसे पहले तो आप अपना दिमाग शांत कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अभी भी मैच हारे नहीं है। लकी को हराने के लिए आपके पास में 1000 तरीके हैं और हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप ऐसे हार नहीं सकते, आपसे वो जीत नहीं सकता है। प्रभुलाल ने प्रफुल्ल की चिंता पर अपनी तरफ से राय देते हुए कहा। प्रफुल्ल को भी उसकी बात ठीक लग रही थी, इसलिए उसने शहनाज को छोड़ दिया और विराज को फिर से एक लात मारकर वहां से बाहर आ गया। प्रभुलाल भी उसके पीछे दुम हिलाता हुआ बाहर आ गया। जैसे ही प्रभुलाल वहां से निकला तो सभी लोग जो अभी तक अपने घुटनों पर बैठे थे वो सब अपनी जगह पर से खड़े हो गए। उनके दिमाग में उस चीज की तस्वीरें साफ चलने लगी थी जो उनके साथ में अभी अभी हुआ था। फिर जब वो पीछे की तरफ घूमे ये देखने के लिए कि वो सच में गए भी थे या फिर नहीं, तो उन्होंने देखा कि वहां पर 6 गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थी। उनके सिर में से जो छेद था उसमें से अभी भी खून रिस रहा था और उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। उनकी इस तरह की हालत देखकर वहां खड़े सब लोगों को नरक के एक बार में ही दर्शन हो गए। माहौल में बहुत ज्यादा तनाव था। हर कोई ऐसा महसूस कर रहा था कि अब वो यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकता था और इसलिए सब लोगों ने धीरे धीरे विराज की कोठी से अपने कदमों को अपने घर की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। अब वहाँ सिर्फ विराज, उसके पिता, शहनाज, उसका परिवार और कुछ घर वाले ही रह गए थे। विराज इस शादी से जरा भी खुश नहीं था। विराज के पिता और उसकी माँ ने शहनाज और उसके परिवार को वहीं पर कुछ देर के लिए छोड़ा और फिर वो विराज को अपने साथ लेकर एक कमरे में आ गए। जब उसके पिता ने देखा कि विराज के पैजामे पर पेशाब के दाग लगे हुए थे तो उसे अपने बेटे पर ही ना चाहते हुए गुस्सा आ गया। तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा था? वहां पर तुम्हारा पेशाब निकल आया, नाम डुबा दिया तुमने हमारा और हमारे परिवार का भी। कुंवर ऐसे होते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ की कोख से तुम जैसा डरपोक बच्चा कैसे जन्म ले सकता है। विराज ने अपने पिता की डांट खाई और फिर अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का उसे कैसे और क्या जवाब देना चाहिए। वो खुद भी इस तरह से अपना पैजामा नहीं भिगाना चाहता था, लेकिन वो बस अपने आप को रोक नहीं पाया। तो फिर वो क्या करता? फिर कुछ सेकंड बाद में विराज ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, पापा वैसे ये लकी कौन है और आप उससे इतना डर किस बात पर गए थे? उसके पिता ने फिर से उसकी तरफ झल्लाते हुए देखा और कहा, इसीलिए कहता है घर परिवार के काम में थोड़ा सा ध्यान दो, सारा दिन बस अय्याशी करना है। तुमने देखा नहीं कि रुस्तम डांगी जैसा आदमी उससे कितनी अदब से बात कर रहा था? मुझे तो लगता क्या है बुरा पता है कि वो अग्रवाल परिवार का वारिस है। आज हम जो कुछ भी है ना वो इस वजह से नहीं कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए ढेर सारी दौलत छोड़ दी थी। वो भले ही छोड़ी होगी, लेकिन फिर भी हम जो हैं वो इनकी वजह से हैं। इनकी वजह से हमें आज जाना जाता है, हमारा धंधा चलता है। तुम्हें लगता होगा कि हम तो यहाँ के राजा महाराजा हैं, लेकिन असल में अग्रवाल परिवार के आगे ना हम एक प्यादा भरे हैं, असल राजा तो वो हैं। विराज चाहकर भी इस बात को तो पचा नहीं पा रहा था। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी और उस हैरानी के साथ वो फिर से अपने पिता की ओर देखा और फिर पूछा, क्या सच में हम लोग इतने बड़े होने के बाद भी इतने छोटे लोग हैं? इनका परिवार हमारे परिवार से इतना बड़ा है क्या पापा? मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा है, मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। मैंने तो बस एक बार रुस्तम जी से कहा था कि वो मुझे इनके परिवार के किसी आदमी से मिलवाएं, तो बदले में उन्होंने कहा कि हमारी इतनी औकात ही नहीं। अब सोच लो, मैं जयपुर का सबसे
अमीर आदमी हूँ और खुद उनसे मिल नहीं सकता, तो फिर वो लोग कितने बड़े आदमी होंगे, उनके पास कितना सा संसाधन होगा और उन लोगों का परिवार ही अपने आप में कितना बड़ा परिवार होगा, सोचो। फिर अचानक से विराज के पापा को शहनाज का ख्याल आया। उसका ख्याल आते ही उसकी आंखें शर्म से नीचे हो गई और उसने कहा, अब तुम्हें शहनाज के साथ जाने की ना कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें उसके साथ सोने की जरूरत है। वो अलग अलग कमरे में सोएगी और तुम अलग कमरे में। लेकिन पापा, जैसे ही विराज ने तब कहा कि फिर से उसके पिता ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, शट अप, बिल्कुल चुप। जैसा मैं कह रहा हूँ चुपचाप बिल्कुल वैसा ही कर। अगर इस बात की खबर लकी सर को लग गई ना कि तुम दोनों एक ही कमरे में सो रहे हो और उन्हें इस चीज का बुरा लग गया, तो वो इस वक्त अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं और ये बात भी तय है कि वो यहाँ के वारिश बनेंगे। ऐसे में अगर वो नाराज हो गए ना, हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तू अपनी हवस के लिए क्या मेरे पूरे खानदान को दांव पर लगाना चाहता है? विराज पहले ही अपने पिता की सारी बातों से बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी उसके पास में अपने पिता की बात सुनने के अलावा तो कोई चारा भी तो नहीं था। इधर शहनाज, शिरीन, उसके पिता दर्शन उसी हॉल में विराज और उसके घर वालों का इंतजार कर रहे थे। दर्शन अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखे जा रहा था। वो देख रहा था कि वो दोनों ठीक भी थी या नहीं। अब जाकर उसका मन थोड़ा सा शांत हुआ और उसने पूछा, ये लकी का क्या मसला है? ये तो तुम्हारे साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था ना? शहनाज को जैसे ही ये सवाल सुनते ही होश आया और उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो देख पा रही थी कि दर्शन की आंखों में लकी के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उससे ज्यादा शक अब शहनाज को लकी के लिए अपने मन में होने लगा। पर शक के साथ उसे लकी से और ज्यादा नफरत भी होने लगी। कहाँ तो इसी हॉल में उन दोनों की शादी होने वाली थी और कहाँ अब लकी इसी हॉल को शमशान में बदल कर चला गया। शिरीन शांति से पलंग पर बैठी हुई थी। उसका मुंह था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसे इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि लकी उससे नफरत करने लगा था। इतने में दर्शन ने देखा कि शहनाज के हाथों में वो पेंडेंट था। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, शहनाज, मैंने कहा था ना कि इस पेंडेंट को बाहर लेकर कभी मत आना, तो फिर तुम इसे बाहर क्यों लेकर आई? क्या जरूरत थी कि तुम इसे बाहर की तरफ लेकर आओ? तुम्हें पता है ना कि ये कितना खतरनाक है। खतरनाक है? पापा, ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ एक पेंडेंट ही तो है, खतरनाक कैसे हो सकता है? ये इसमें सिर्फ एक पत्थर ही तो लगा है। शहनाज ने इधर से जवाब देते हुए कहा, लेकिन शहनाज के पिता का इस बात पर बहस करने का कोई मन नहीं था, इसलिए उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं। शहनाज को उनका जवाब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक पल के लिए उसे अपने पिता के ऊपर शक हुआ, लेकिन वो फिर शांत हो गई। इधर दर्शन को लगा कि कहीं शहनाज इसके बारे में उल्टा सीधा ना सोच ले, इसलिए उसने शहनाज को समझाते हुए कहा, देखो बात ऐसी है कि जिन गुरुजी ने ये पेंडेंट हमें दिया था, उन्होंने कहा था कि हमें इसे सिर्फ तुम्हारे कमरे में किसी एक जगह पर छुपा कर ही रखना होगा। अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तो हमारे लिए ढेर सारी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था। मुझे पता है पापा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे से इसे कभी बाहर नहीं लेकर आऊंगी। शहनाज ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। शिरीन ने भी शहनाज की तरफ देखा और बुदबुदाते हुए कहा, इधर प्रफुल्ल के अंदर भी आग अभी तक शांत नहीं हुई थी। वो अपने होटल में अपने कमरे में तो आ गया, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने आप को शांत करने के लिए फिर से ढेर सारा खाना मंगवाया, शराब मंगवाई और कुछ एक लड़कियां भी। वो सारी उसके कमरे में थी और उसका मनोरंजन कर रही थी। प्रफुल्ल आराम से कुर्सी पर बैठा था। उसके अगल बगल 2 लड़कियां बैठी थीं। प्रफुल्ल ने उन्हें अपनी बाहों में भर रखा था। बची 2 लड़कियां उसके घुटनों में थी और उसे ललचाई भरी नजरों से देख रही थी। प्रफुल्ल ने उनमें से एक की कमर को सहलाया और बोला, नीचे क्यों बैठी हो? चलो मुझे बिल्ली की तरह चलकर दिखाओ। अभी दिखाती हूँ सर, उस लड़की ने कहा और फिर फर्श पर अपनी दोनों हथेलियां रख दी और बिल्लियों की तरह चलने लगी, और तुम कुतिया की तरह, और साथ में उसकी आवाज भी करना। प्रफुल्ल ने दूसरी लड़की के कमर को अपने पैरों से सहलाते हुए कहा, जी सर, और उस लड़की ने भी प्रफुल्ल के सामने भौंकना शुरू कर दिया। प्रफुल्ल के एक तरफ बिल्ली और दूसरी तरफ कुतिया घूम रही थी। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या आवाज निकाल रही हो, शानदार, प्रफुल्ल ने हंसते हुए कहा। वो दोनों लड़कियां जो उसके आसपास बैठी थी, उन्होंने भी उसके साथ हंसना शुरू कर दिया था। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। इतने में प्रफुल्ल ने उन दोनों लड़कियों के गाल पर थप्पड़ लगा दिया और गुस्से में उन्हें देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंसने की? मैंने तुम्हें यहाँ पर हंसने के लिए बुलाया है क्या? उन दोनों लड़कियों के होठों के किनारे पर से खून आने लगा। उन दोनों ने प्रफुल्ल की ओर देखा और बोली, हमसे गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए, हमें इस तरह से हंसना नहीं चाहिए था। शाबाश, तो चलो मेरे लिए रोना शुरू करो, रो कर दिखाओ मुझे, प्रफुल्ल ने गुस्से में कहा। वो दोनों लड़कियां फिर से उसकी बात सुनकर डर गईं। उन्होंने तुरंत रोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी। जब प्रफुल्ल अपने आसपास इतनी तरह की आवाजें सुन रहा था तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। वो काफी शांत और तृप्त महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो नशे की गहराई में उतरने लगा था। अभी तक उसके साथ में जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें एक बार के लिए वो भूल गया। वो इस बात को भूल गया था कि ये लकी के ऊपर से बैन हटा दिया गया। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। इतने में प्रभुलाल उसके लिए 500 के नोट की गड्डी लेकर आ गया। प्रफुल्ल ने लिफाफा खोला और सीधा वो नोट उन लड़कियों के ऊपर उड़ाना शुरू कर दिया। वो उन्हें उड़ाए जा रहा था। उनमें से कुछ नीचे जमीन पर गिर गए तो कुछ खाने की प्लेट में जा गिरे। उन चारों लड़कियों ने पागलों की तरह पैसा उठाना शुरू कर दिया। वो पागल हुए जा रही थी और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रही थी। प्रफुल्ल उन्हें देखे जा रहा था और ये सब देखते हुए उसे बहुत मजा आ रहा था। इधर विराज को उसके पिता ने शहनाज के करीब आने से भी मना कर दिया था। वो किसी भी हाल में लकी को नाराज नहीं करना चाहता था। विराज के पास में अपने पिता की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर शहनाज के पिता ने उसे पेंडेंट बाहर लाने के लिए चिता दिया था। उनका कहना था
कि ये सब इस पेंडेंट की वजह से ही हुआ था। इन सब से काफी दूर प्रफुल्ल अपने जंगली अवतार में नजर आ रहा था। उसके कमरे में उसने 4 लड़कियों को बुलवा रखा था और वो उनके साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो उन्हें बिस्तर में ले जाने ही वाला था कि अचानक से प्रभुलाल उसके कमरे के अंदर आ गया और बोला, प्रफुल्ल सर, कोई मिलने आया हुआ है आपसे। उसने बाहर से ही आवाज देते हुए कहा। इसके बाद प्रफुल्ल खड़ा हुआ और उसने देखा कि यह अग्रवाल परिवार की जयपुर में जो अपनी आर्मी थी उसी का सदस्य था। वैसे तो कायदा ये हुआ था कि जब तक अग्रवाल परिवार के किसी भी आदमी की जान पर नहीं बनाती, अपने बचाव के लिए ना तो बुला सकता था और ना ही सेना भी उसके बचाव के लिए जा सकती थी। लेकिन प्रफुल्ल के मामले में कायदे काम नहीं करते थे। वो किसी भी कायदे की परवाह नहीं करता और बेधड़क इन लोगों को बुला लेता। बस वो इस बात की खबर अपने दादाजी को नहीं लगने देता। उसे जाने दो, प्रफुल्ल ने प्रभुलाल से कहा। अभी उसे इस तरह के किसी भी आदमी से कोई काम नहीं था। वो उनसे नहीं मिलना चाहता था। उसे अच्छा महसूस हो रहा था और वो जो करने जा रहा था उसमें रुकना नहीं चाहता था। वो बस आगे बढ़ना चाहता था। ऐसे में कोई प्रफुल्ल को रोक दे, ये कैसे हो सकता था? लेकिन प्रफुल्ल सर, उसका कहना है कि उसके पास में कुछ जानकारी है जो आपको देना चाहता है। क्या अभी आप उससे मिलना नहीं चाहेंगे? उसने कहा। ये सुनकर प्रफुल्ल कुछ सोच में पड़ गया। जानकारी जैसी चीजों को वो अपने हाथों से ऐसे कैसे जाने दे सकता था। इसलिए उसने प्रभुलाल से कहा, अंदर आने दो उसे। जी सर। लगभग 2 मिनट के बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला। आर्मी के पीछे खड़ा हुआ वो आदमी अंदर आ गया। वो एक सुंदर सा दिखने वाला जवान लड़का था। प्रफुल्ल उससे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वो शांतनु था। जब शांतनु ने कमरे में जो मेला चल रहा था उसे देखा तो वो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रफुल्ल जैसा आदमी ऐसा कुछ कर सकता था। लेकिन फिर उसने शांति से काम लिया और तमीज से सीधा प्रफुल्ल के पास चला गया। जानकारी देना चाहते हो? दो, बताओ क्या बात है। प्रफुल्ल ने अपनी कुर्सी में पीछे तक धंसते हुए कहा और अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। वो अपनी सूजी हुई आंखों से प्रफुल्ल को देख रहा था। हाँ, देनी तो है, शांतनु ने कहा। भले ही उसकी नजर पूरे कमरे का चक्कर लगाकर आना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखों को रोक रखा था और सिर्फ प्रफुल्ल को ही देख रहा था। अच्छा, तो पहले ये बताओ कि अभी मुझे किस तरह की जानकारी चाहिए होगी? प्रफुल्ल ने उसके सामने एक टेढ़ा सा सवाल रखते हुए कहा। इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किम चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर शांतनु इस सवाल का जवाब नहीं देता तो शायद प्रफुल्ल उसे जोरदार लात मार सकता था। वो उसके मजे के बीच में खड़ा था और इस बात को प्रफुल्ल तो क्या, शांतनु खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपको इस वक्त ये जानकारी चाहिए होगी कि लकी के कच्चे चिट्ठे क्या है। जैसे ही शांतनु ने इतना पर कहा, उसके बाद वो उसकी आंखों में देखने लगा। वो बड़े ध्यान से ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर प्रफुल्ल उसकी बात से क्या समझ पा रहा था। शांतनु ने प्रफुल्ल और लकी के बीच में क्या हुआ था वो सब देख लिया था। भले ही वो उनकी असली पहचानों के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो और लकी उससे बहुत ऊपर के लोग थे। लेकिन इस बात से उसे झटका नहीं लगा, बल्कि इस चीज में तो उसे अपने लिए मौका नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि इस मौके का फायदा उठाकर वो खुद भी बहुत आगे बढ़ सकता था। उसने लकी से पहले ही लड़ाई कर रखी थी, इसलिए लकी के पास जाने का कोई सवाल तो पैदा नहीं होता। इसलिए वो प्रफुल्ल की तरफ मुड़ गया। प्रफुल्ल उसे कुछ अपना सा लग रहा था। प्रफुल्ल को भी इस बात से थोड़ा सा झटका लगा कि उसके पास में लकी से जुड़ी हुई जानकारी थी। वो अपनी कुर्सी में सीधा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो तुमने भी आज हॉल में जो हुआ वो देखे क्या? वहीं पर थे क्या? बहुत अच्छी बात है, दिमाग तेज है तुम्हारा। चलो बताओ कि क्या कच्चे चिट्ठे लेकर आए हो तुम मेरे पास लकी के? प्रफुल्ल ने अपनी झूमती हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा और अपने दोनों हाथ अपने गले पर रख लिए। शांतनु को इस बात की खुशी हो रही थी कि उसने जो जवाब दिया वो सही दिया था। उसका तीर सही दिशा में लग गया था, गलत दिशा में नहीं। वो देख पा रहा था कि लकी और प्रफुल्ल में जमीन आसमान का अंतर था और उसी अंतर का फायदा उठाते हुए उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये जानकारी आपके कितने काम की होगी और कितने नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या किया है। बाकी आप उसमें जो भी निकालना चाहो निकाल लेना। हो सकता है उसमें से आपको कुछ काम की चीजें हाथ लग जाए। प्रफुल्ल ने गहरी सांस ली। वो देख पा रहा था कि शांतनु को थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी प्रफुल्ल को लकी के बारे में जानकारी लेने के लिए इतनी भी कोई जल्दी नहीं थी। उसने बड़े आराम से शांतनु से कहा, देखो तुम चिंता मत करो, एक एक करके सारी चीजें कहते जाओ, लेकिन अगर उसमें से एक भी बात मेरे काम की नहीं निकली ना, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है और फिर इसके परिणाम तुम्हारे लिए बहुत घातक होंगे। इसलिए अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो भी मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा और इसके परिणाम भी ना बहुत घातक होंगे। तो बेहतर है कि तुम बताना ही शुरू करो। जी। शांतनु ने अपनी जीभ काट ली। वो हैरान था कि और उसे लग रहा था कि यहाँ आकर शायद उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वो तो यहाँ ऊपर उठने के लिए आया था, लेकिन प्रफुल्ल
उसे ऊपर उठने देना नहीं चाहता था। मगर अब तो शांतनु यहाँ आ गया था और यहाँ से जिंदा वापस जाने के लिए उसके पास जानकारी देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने एक एक करके सारी चीजें बतानी शुरू कर दी। उसने काफी कुछ कहा, लेकिन उस दौरान में प्रफुल्ल कुछ भी नहीं कह रहा था। वो शांति से सारी चीजें सुन रहा था और इस वजह से शांतनु की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी उसके माथे पर पसीने आ रहे थे, साथ ही उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना माथा साफ किया और फिर कहना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था उसे कि वो किसी खतरनाक झूले पर बैठा था और वो झूला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शांतनु बहुत ही संभल संभल कर अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहा था। नए साल की पार्टी में लकी ने यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए का दान दिया था और उसके बारे में हेड ने सब लोगों को सामने बताया था। जैसे ही शांतनु ने ये बात कही, इतने में पीछे से प्रफुल्ल ने कहा, 1 मिनट रुको, उसके पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए? उसने प्रफुल्ल की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये बात, लेकिन वो तो ऐसा ही कह रहा था कि कोई आंटी थी, वो उसे 1 करोड़ रुपए देकर चली गई। कोई आंटी? प्रफुल्ल के दिमाग में ये शब्द घर कर गया और बार बार वो शब्द घूमने लगा। उसके दिमाग में बस घूमे जा रहा था। उसे इस आंटी के ऊपर शक होने लगा और शक ही उसे ऐसा लग रहा था कि ये शक होना काफी जरूरी था। इस शक में काफी कुछ छुपा था और उसके बारे में प्रफुल्ल का और जानना जरूरी था। वो और जानना चाहता था। इसके बाद शांतनु को उसने रवाना कर दिया। 2 दिनों के बाद में लगभग सुबह 10 बजे लकी और उसके साथ ही 4 लड़कियां कुमारी के साथ में एक एयरपोर्ट पर आने लगी। वो बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट था जो लकी के घर वालों ने ही अपने लिए बनवा रखा था। लकी यहाँ से अपने शहर जाने के लिए प्लेन लेने वाला था। उसके दादाजी का जन्मदिन जो था और वो उनके जन्मदिन में हिस्सा लेना चाहता था। लकी का पूरा परिवार दमन में रहता था। लकी ने अपनी पहचान के बारे में कुमारी और बाकी लड़कियों को पहले ही बता दिया था। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि लकी उसके दादाजी की पार्टी में जा रहा था, तो वो भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लकी ने भी उनकी इस बात को मान लिया। वैसे भी अग्रवाल परिवार बहुत ही बड़ा परिवार था, ऐसे में उन्हें ले जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। रुस्तम पहले ही लकी का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था। लकी सर आइए, ये रहा हेलीकॉप्टर, आप बैठिए, फिर निकलते हैं हम। रुस्तम ने कहा, ठीक है। लकी ने शांति से कहा। वो उन 5 लड़कियों के साथ में वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया था। ठीक इसी वक्त एक बड़ी सी गाड़ी एयरपोर्ट में दाखिल हुई। लकी और बाकी लोग उसे दूर से आते हुए देख रहे थे। वो गाड़ी जैसे ही पास में आई तो लकी ने देखा कि प्रफुल्ल और प्रभुलाल उस गाड़ी से नीचे उतरे और उसकी तरफ आने लगे। लकी भाई, घर जा रहे हो क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वहां क्या सारे मजे अकेले अकेले कर लोगे? हाँ, उसने कहा और फिर उन 4 लड़कियों की तरफ देखने लगा जो उनके साथ में खड़ी थी। प्रफुल्ल ने उन्हें देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मामला जयपुर में जितना चिल है ना, उतना दमन में नहीं है मेरे बड़े भाई। क्या तुम इन सब लड़कियों को भी अपने साथ हमारे घर ले जाने की सोच रहे हो? क्या चाहते हो? तुम्हारा खेल वहां भी चलता रहे? अगर दादाजी को इस बात का पता चल गया ना, तो वो तुम्हें इतना डांटेंगे कि तुम डांट खा खा कर ही मर जाओगे। फिर उसने कुमारी की तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोला, और भाई तुम्हें क्या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या? ये 4 तो तुम इतनी सुंदर लेकर जा रहे हो, फिर इनके साथ में ये बंदर क्यों ले जा रहे हो भाई? कैसे झेलोगे इसे? ओए! इतने में कुमारी ने गुस्से में प्रफुल्ल को घूरा और कहा, लेकिन वो भी जानती थी कि प्रफुल्ल और लकी आपस में भाई थे और दोनों ही परिवार के मुखिया होने के दावेदार थे, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। लकी कुमारी को शांत करवाने के लिए धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर वो बड़े प्यार से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। देख प्रफुल्ल, ये आखिरी बार है जब मैं तुझे ना वार्न कर रहा हूँ। मेरे आसपास और मेरे साथ में जो लोग हैं उनसे तमीज से बात करो, वरना इसके लिए ना तुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ जाएगा। इस चीज को याद रखना। अच्छा, डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस धमकी से मैं डर जाऊंगा? वैसे मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर बहुत जान है। अच्छा, मार्शल आर्टिस्ट को तुमने वैसे ही धो दिया, देखा मैंने। लेकिन फिर भी तुम फटीचर के फटीचर ही हो लकी। तुम हमारे परिवार के सारे कायदे भूल चुके हो। अगर कोई भाई अपने किसी भाई पर हाथ उठाता है तो इस बात की साजा उसे परिवार करता है। याद नहीं है तुम्हें वो एक बार जो सजा मिली थी? हाँ, और सिर्फ इस वजह से ना कि इन 5 लड़कियों ने तुम्हारी कभी जान बचाई होगी, तुम मेरे ऊपर हाथ उठाने की सोच रहे हो। मुझे तो लगता है तुम एक नंबर के ना गधे हो लकी। जो इससे पहले कि प्रफुल्ल अपनी बात पूरी करता, लकी के शरीर में खून का एक उबाल आया और उसने पलक झपकते ही सीधा प्रफुल्ल के गाल पर एक तमाचा लगा दिया। जैसे ही लकी के हाथ से उसके गाल पर तमाचा पड़ा, वो एक बार के लिए सन रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी ऐसा कुछ कर सकता था। उसके कानों में सीटी बजने लगी। जैसे ही प्रफुल्ल के गालों पर थप्पड़ पड़े तो उसका चेहरा 90 डिग्री में घूम गया और उसे ऐसा लगा कि उसके दिमाग में कोई
साई तुरंत हिल गए हों। प्रफुल्ल ने गुस्से में लकी को देखा और उसकी ओर अपनी उंगली उठाते हुए बोला, लकी, इस बारे में दादाजी को बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं दादाजी को, फिर देखना वो तुम्हें कैसी सजा देते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्तों के लिए ना मैं कैसी भी सजा झेलने के लिए तैयार हूँ, समझे तुम? लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। फिर हेलीकॉप्टर शुरू हुआ और वो सब रवाना हो गए। शांतनु प्रफुल्ल के पास में आ गया था और उसे कुछ जानकारी देना चाहता था। उसने प्रफुल्ल को बताया कि लकी ने कॉलेज में 1 करोड़ का डोनेशन दिया था। ये सुनते ही प्रफुल्ल की आंखें छोटी हो गई। वो ये सोचने लगा कि आखिर लकी के पास में 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए। जब शांतनु ने उसे कहा कि वो किसी आंटी ने दिए थे तो प्रफुल्ल सोच में पड़ गया और सोचने लगा। जब शांतनु ने उससे कहा कि वो किसी आंटी ने दिए थे तो प्रफुल्ल की सोच और भी ज्यादा गहरी हो गई। इधर लकी, रीना कुमारी और बाकी लड़कियों के साथ में अपने घर जाने को तैयार था, लेकिन तभी प्रफुल्ल वहां आया और उन लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा कहने लगा। लकी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया और फिर उन लड़कियों को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। उसका हेलीकॉप्टर हवा में उड़ना शुरू हो गया था। रुस्तम भी उसी हेलीकॉप्टर में बैठा था। रुस्तम दिल्ली और उसके आसपास के इलाके का हेड था और इसलिए उसे भी पार्टी में बुलाया गया। प्रफुल्ल गुस्से में लकी के हेलीकॉप्टर को जाते हुए देख रहा था। उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने अपने दांतों को पीसते हुए प्रभुलाल की तरफ देखा और कहा, मैं अपने दादाजी को बताना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तुम क्या कहते हो? क्या दादाजी लकी को इस बात की सजा देंगे? मुझे लगता है प्रभुल सर कि आपको ना इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए। लकी ने खुद ही कहा था कि वो सब उसके दोस्त हैं। आपने उनसे गलत बात की। अब लकी ने यही बात दादाजी के सामने रख दी तो उल्टा इस चीज की सजा ना आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, पर कोई बात नहीं, मैं उसे ऐसे छोड़ूंगा नहीं। मैं थप्पड़ का बदला ना थप्पड़ से ही लूंगा, प्रफुल्ल ने कहा और वहां से निकल गया। प्रफुल्ल का मिजाज कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला था और वो ये भूल गया था कि उसके दादाजी मूल्यों की बहुत परवाह करते थे। उनकी जिंदगी में मूल्यों से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ऐसे में वो लकी को किस बात की सजा देते? मूल्यों का ही हनन तो प्रफुल्ल ने किया था, इसलिए इस सब के बारे में दादाजी को बताना अपने आप में किसी बेवकूफी से कम नहीं था। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने फिर से कहा, वैसे प्रफुल्ल सर, आपको इन सब चीजों की चिंता करने की ना जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अभी भी हमारे हाथ में अच्छे पत्ते हैं और बाजी हारे नहीं है। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम अपना पत्ता फेंक देंगे। अगर हमारी चाल सही रही तो मैं आपसे कह रहा हूँ लकी एक ही बार में सारा खेल हार जाएगा। कह तो तुम ठीक रहे हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारे हाथ में ही है। सही बोले ना? प्रफुल्ल ने दांत दिखाते हुए कहा। फिर उसने अपनी गाड़ी की तरफ देखा और फिर बोला, अरे तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, हम भी मेरे घर दमन जा रहे हैं। जी प्रफुल्ल सर। गाड़ी में से एक आवाज आई और फिर उसमें से एक जवान लड़का बाहर निकल आया। ये कोई और नहीं बल्कि शांतनु ही था। इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रफुल्ल ने शांतनु की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर इस बार तुमने अच्छा काम किया तो मैं दावा करके कहता हूँ कि मैं 3 साल में तुम्हारे परिवार को जयपुर का सबसे बड़ा परिवार बना दूंगा। आगे भी तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी ना, मैं तुम्हें वो चीज ला कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने जरा सा भी काम में गड़बड़ किया ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, रातों रात सड़क पर आ जाओगे। भिखारी बना दूंगा तुम्हें। फिर पूरा परिवार ना सड़कों पर भीख मांगता घूमेगा। जी प्रफुल्ल सर, शांतनु ने घबराते हुए जवाब दिया। उसने अपने दिल की धड़कन को शांत करने के लिए फिर से गहरी सांस ली। वो इन 2 दिनों में प्रफुल्ल के साथ में ही रहा था और उसे लग रहा था कि ये आदमी सनकी था। वो शांतनु को अगर ऊपर पहुंचा सकता था तो नीचे भी गिरा सकता था, इसलिए उसे हर वक्त इस आदमी से न घबराहट होती थी। लेकिन शांतनु को साथ ही साथ यह भी पता था कि अगर उसने प्रफुल्ल का काम कर दिया तो उसे इस चीज का फायदा होने वाला था, और इतना फायदा कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अब एक ऐसे जहाज पर चढ़ गया था जिस पर से उतरा नहीं जा सकता था। या तो अर्श पर जाने वाला था या फिर फर्श पर। थोड़ी ही देर बाद वहां प्रफुल्ल के लिए भी एक हेलीकॉप्टर आ गया। प्रफुल्ल, प्रभुलाल और शांतनु उसमें बैठे और सीधा दमन के लिए रवाना हो गए। इधर लकी के हेलीकॉप्टर में कुमारी इस बात से काफी खुश नजर आ रही थी कि लकी ने उसके लिए जो किया वो काफी सही किया था। वो लकी की तरफ देख रही थी और बस मुस्कुराए जा रही थी। उसके मन में लकी के लिए कुछ होने लगा था, लेकिन लकी इधर शांति से अपनी जगह पर बैठा था। वो बाहर के नजारों को खिड़की से देख तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें वहां नहीं थी जहां वो दिखाई दे रही थी। साले फटीचर, तू अभी भी शहनाज के बारे में सोच रहा है ना? कुमारी ने अपने आप से कहा। वो लकी का मन पढ़ने की कोशिश कर रही थी। रीना और बाकी लड़कियां भी इसी तरह से लकी की तरफ देखे जा रही थी। भले ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इससे पहले शहनाज और लकी के बीच में क्या हुआ था, मगर फिर भी उन्हें लग रहा था कि कुछ तो ऐसी बात थी जो उन दोनों को खाए जा रही थी। वो देख पा रही थी कि लकी और शहनाज के बीच कुछ तो था।
जिसकी वजह से लकी इतनी हिम्मत करके विराज की शादी तोड़वाने के लिए चला गया। लेकिन वो लकी के लिए काम करती थी, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लकी से उनके निजी मसलों के बारे में बात करे। क्या हुआ? लकी ने कुमारी की तरफ देखा और पूछा। वो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम शहनाज के बारे में सोच रहे हो ना? कुमारी ने कहा। लकी ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिला दिया, लेकिन कुमारी सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही समझ गई थी कि लकी क्या सोच रहा था। कुमारी ने गहरी सांस ली और फिर उसे शांत करवाने के लिए कहा, अब जब तुमने देख ही लिया है कि शहनाज तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तो तुम किस तरह से देखती है तुम्हें वो, तो फिर तुम किस चीज का मलाल कर रहे हो लकी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मन में किसी चीज का मलाल होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम अब कम से कम खुश रहना शुरू करोगे? हाँ ठीक है, लकी ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, और हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने अपने दिल में काफी अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया। शाबाश, इसे कहते हैं ना आदमी। आदमी हो तो ऐसा, चलो बढ़िया है। कुमारी ने उसे फिर से मोटिवेट करने के लिए कहा। इसके बाद वो रीना की तरफ देखने लगी और फिर उसकी नजर हेलीकॉप्टर में घूमने लगी। उसने लकी को देखा और कहा, वैसे मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इतने बड़े घर के बेटे हो लकी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जयपुर के 20 सबसे बड़े परिवारों के पैसे को भी जोड़ दिया जाए ना, तो वो भी तुम्हारी बराबरी करने की सोच नहीं सकते। आज तुम बड़े दिनों के बाद ना अपने दादाजी से मिलने जा रहे हो, क्या तुम्हें इस बात की खुशी हो रही है? हाँ? कुमारी के सवाल पर लकी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोला, हो रही है, काफी हो रही है। आज वहाँ पर लगभग सारा परिवार इकट्ठा होने वाला है। मैंने अपने घर वालों को ना बहुत सालों से नहीं देखा है कुमारी, इसलिए मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूं मैं। जब कुमारी ने लकी की इस मुस्कान को देखा तो वो खुद भी अपने दिलों में काफी शांत और खुश महसूस करने लगी। वो लकी का यही रूप तो देखना चाहती थी। तुम्हारा परिवार इतना अमीर है तो पार्टी में खाना बहुत अच्छा होने वाला होगा ना? मेरे मुंह में ना लकी अभी से पानी आ रहा है, कुमारी ने कहा और फिर अपने हाथों पर जीभ फेर ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूखी बिल्ली थी। तुम्हें सपने देखने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मण जी के घर वाले ना तुम्हें पार्टी के अंदर ना जाने नहीं देंगे, रीना ने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा। जीजी विशा और सासू माँ की लड़ाई की वजह से वो लड़कियां अभी भी कुमारी को पसंद नहीं करती थी। वो उसे जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। अगर लकी ने उस दिन उन्हें नहीं रोका होता तो शायद ये दोनों अभी तक एक दूसरे का ना खून कर चुकी होती। वैसे मैंने भी एक सपना देखा, उसमें ऐसा था कि लकी ने मेरे हाथों में ना अपना हाथ रखा हुआ था और वो मुझे अंदर ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही तुम चारों उसके पीछे आने लगी ना तो उसने ना तुम्हारे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। कुमारी ने रीना की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, वो लकी को खुश करना चाहती थी, इसलिए इस तरह की हंसी मजाक कर रही थी। भले ही रीना को उसकी बात मजाक लग रही थी, लेकिन इसके पीछे वो कुमारी की नीयत को नहीं समझ पा रही थी। वो जो कब से कहना चाह रही थी उसने बहुत आसानी से कह दिया। लकी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर से बाहर की तरफ देखने लगा। कुछ घंटों के सफर के बाद में उनका हेलीकॉप्टर दमन में आ गया। दमन में ही अग्रवाल परिवार का बेस था। दमन के समंदर के पास में लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर में उनका सब कुछ बसा था। शहर में और उस टापू में ज्यादा अंतर नहीं था, वो अपने आप में ही पूरा शहर था। वहां पर सबसे शानदार टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें दिखाई देती। वहां पर सुरक्षा के लिए ढेर सारे लोग तैनात थे और चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। वहां पर पहुंचने के दो ही रास्ते थे, या तो पानी से या फिर हवाई जहाज से। यहाँ कोई आम आदमी तो पहुंच नहीं सकता था और ना ही कोई इस जगह को अंदर से या इंटरनेट पर देख सकता था। यहाँ से जुड़ी हर तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर नहीं थी, इसलिए सिवाय परिवार से जुड़े हुए आदमी के यहाँ पर कोई नहीं आ सकता था। जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो उन्हें तुरंत आइलैंड के गेस्ट रूम में ले जाया गया। जैसे ही रीना, कुमारी और बाकी लड़कियां वहां आइलैंड पर आई तो उन्हें ये सब देखने में काफी अजीब सा लगने लगा। वो सभी लकी के कमरे में आ गई और बस आइलैंड के बारे में बात कर रही थी। आज तुम लोग सब जल्दी से सो जाओ, कल मैं तुम्हें पार्टी में ले जाऊंगा, लकी ने कहा। ठीक है, चलो भाई, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। आज पहली बार होगा जब मैं इतने बड़े और आलीशान कमरे में ना सोने जा रही हूँ। मुझे तो अभी से बड़ा मजा आ रहा है, कुमारी ने ना एक अंगड़ाई लेते हुए कहा और फिर दरवाजे के बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रीना और बाकी लड़कियों ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसे अजीब सा लगने लगा। वो पीछे की तरफ घूमी और बोली, अरे चलो ना, बैठे बैठे क्या कर रही हो यहाँ पर? सोना नहीं है क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब कि हम लोग कुछ भी करें? तुम चुपचाप अपना काम करो, समझी? रीना ने कुमारी को फटकारते हुए कहा। कुमारी उसे एक पल के लिए भी सुहा नहीं रही थी। साली पागल, कुमारी ने गुस्से में जवाब दिया और फिर वहां से बाहर निकल आई। जैसे ही कुमारी वहां से निकली तो रीना ने लकी की तरफ देखा और बोली, लक्ष्मण जी आइए, हम सोने से पहले ना आपकी मसाज कर देते हैं। ठीक है, लकी ने कहा। इन दिनों वो इन सब चीजों में इतना उलझा हुआ था कि ठीक से मसाज भी नहीं करवा पाया था, जबकि अब उसे रीना और बाकी लड़कियों के हाथों की मसाज की आदत हो चुकी थी। वो जानता था कि अगर वो उन्हें अपनी मसाज नहीं भी करने देता तो शायद इस बात का रीना और बाकी लड़कियों को बुरा लग सकता था और उन्हें नींद ही नहीं आती। उन्होंने लकी को लेटाया और फिर उसकी मसाज करनी शुरू कर दी। उन लोगों से मसाज करवाकर लकी को काफी अच्छा लग रहा था, काफी सुकून भरा महसूस हो रहा था उसे। लकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका दिमाग और भी ज्यादा भारी होने लगा। वो अब सोने वाला था और कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा था। शहनाज,
शहनाज, शहनाज। लकी ने कुछ भी कहना शुरू कर दिया। रीना और बाकी लड़कियां घबराई हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए था। शहनाज, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम राधिका हो, मेरी राधिका। तुम मुझे क्यों नहीं चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, लकी ने कहा और उसकी आंखों से आंसुओं की दो धारा बहने लगी। जैसे ही रीना और बाकी लड़कियों ने लकी को इस तरह से देखा तो उन्हें काफी बुरा लगने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी उसे भुला पाता? क्या शहनाज को लकी याद आता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।